Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Hello, dear students, welcome to lecture number 11 of Biology Preparation for PMC National MDCAT 2021. And today, we are going to discuss nucleic acids, that is chemical nature and physical structures of DNA and RNA from unit number 2, that is biological molecules. So, let's begin the today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back in lecture number 11 of Biology for the preparation of PMC National MDCAT 2021. And today we are going to discuss some more topics of unit number 2, biological molecules. आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन चीज़ों को हमने कवर करना है, उनमें हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के मुतालिक. इसमें न्यूक्लिक एसिड्स की केमिकल कंपोजिशन और इसके साथ साथ आपको न्यूक्लिक एसिड की दोनों टाइप्स यानी आरएनए और डीएनए, इनके बारे में बताया जाएगा. आरएनए और डीएनए का फिजिकल स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करेंगे और डीएनए का रोल एज हेरिडिटी मटेरियल भी कवर किया जाएगा. इसके अलावा हम एंड पर टाइप्स ऑफ आरएनए और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. जी बच्चों, तो आज का लेक्चर बहुत ही अहम लेक्चर है. न्यूक्लिक एसिड एक बहुत ही अहम और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है. तो आज हम न्यूक्लिक एसिड के मुतालिक डिटेल के साथ बात करेंगे. न्यूक्लिक एसिड्स फर्स्ट टाइम ये फ्रेडरिक मिशर नामी एक साइंटिस्ट ने इनको रिपोर्ट किया था इन 1869 और बास बुक्स के अंदर ये 1870 ईयर भी लिखा हुआ मिलता है हमें. तो एक्चुअली फ्रेडरिक मिशर ये एक बेसिकली फिजिशियन था और इसने उस वक्त एक जंग के दौरान जो कैदी बनकर आते हैं, ज़ख्मी होकर आते हैं, तो उन ज़ख्मियों की बैंडेज को जब इसने डिस्कार्ड किया और उसके बाद फिर उनकी दोबारा से बैंडेज की, तो जो डिस्कार्डेड बैंडेज थी, उन डिस्कार्डेड बैंडेज के अंदर पस सेल्स उसने ऑब्ज़र्व किए, क्योंकि आमतौर पर ज़ाहिर है ज़ख्मों के अंदर पस भरी हुई होती है और जो बैंडेज किसी भी वोंड से आप रिमूव करते हैं तो उस बैंडेज के अंदर भी पस मौजूद होती है. तो उसने उस डिस्कार्डेड बैंडेज में मौजूद ह्यूमन पस सेल्स में एक ऐसा सब्सटेंस फर्स्ट टाइम ऑब्ज़र्व किया जो उससे पहले कोई शख्स नहीं जानता था. तो उस सब्सटेंस को इसने जो फर्स्ट टाइम इसने आइसोलेट किया फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल, तो उस सब्सटेंस को इस शख्स ने नाम दिया न्यूक्लिन. उस वक्त इस न्यूक्लिन की केमिकल नेचर के मुतालिक सिर्फ और सिर्फ इतना अंदाज़ा हो सका था कि ये एक मैक्रोमोलिकुलर सब्सटेंस है. अदरवाइज़ बाकी इसकी केमिकल नेचर के मुतालिक फ्रेडरिक मिशर को उस वक्त कुछ पता ना चल सका. इसको नाम न्यूक्लिन इस बुनियाद पर दिया गया चूँकि ये न्यूक्लियस में पहली बार आइडेंटिफाई हुआ था, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियस के अलावा कहीं और नहीं होते. आप ये सेल्स की स्टडीज़ के दौरान इस बात को ऑब्ज़र्व कर चुके हैं कि न्यूक्लिक एसिड ना सिर्फ न्यूक्लियस में पाए जाते हैं बल्कि साइटोप्लाज्म में भी न्यूक्लिक एसिड मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, और जो बैक्टीरिया उनके साइटोप्लाज्म में डीएनए भी होता है. इसके अलावा ये डीएनए और आरएनए कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल सच एज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, उनके अंदर भी ये चीज़ें पाई जाती हैं. तो ये चूँकि पहली बार सिर्फ न्यूक्लियस में से इनको आइसोलेट किया गया था, इस वजह से इन सब्सटेंसेस को उस वक्त न्यूक्लिन का नाम दिया गया. तो समटाइम ये आपसे रीज़न पूछा जा सकता है कि वाई न्यूक्लिक एसिड्स वर रिपोर्टेड बाय द नेम ऑफ न्यूक्लिन. तो आपने ये रीज़न याद रखना है कि एक्चुअली दे वर फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल, देयरफॉर दे वर नेम्ड एज न्यूक्लिन. तो ये न्यूक्लिन नाम काफ़ी अरसे के बाद जाकर तब्दील हुआ जब इसकी केमिकल नेचर को आइडेंटिफाई किया पी.ए. ल्यूवेन ने इन 1920. तो 1920 में इस शख्स ने जब इसकी केमिकल नेचर को आइडेंटिफाई किया और उसने देखा कि न्यूक्लिन शोज सम एसिडिक प्रॉपर्टीज़, तो इन दिस वे द न्यूक्लिन वाज रीनेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड. तो इस तरह तब से हम 1920 से इनको न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं. और ये न्यूक्लिक एसिड्स
आजकल हम इस बात को भी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, बल्कि ये पीए ल्यूविन की ही स्टडीज से हमें ये कंफर्म हो गया था कि न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स। उनमें से वन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज राइबोस न्यूक्लिक एसिड या आरएनए एंड द अदर इज नोन एज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और डीएनए। तो ये दो टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड्स ये 1920 से हम लोग जानते हैं, इनकी केमिकल नेचर तब से दरियाफ्त हो चुकी है। और उसके बाद फिर काफ़ी अरसे के बाद इसका फिजिकल स्ट्रक्चर भी सामने आया कि आरएनए का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा और डीएनए का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा। बहरहाल हम चूँकि बात कर रहे हैं इनकी केमिकल नेचर के हवाले से, तो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में आपने याद रखना है कि प्रोटीन्स की तरह न्यूक्लिक एसिड्स भी दरअसल पॉलीमर टाइप के कंपाउंड्स होते हैं एंड एक्चुअली दे आर द पॉलीमर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे आपने प्रोटीन्स में देखा था कि प्रोटीन्स आर एक्चुअली पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इनको केमिकली आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स कहा जाता है, तो दे आर एक्चुअली पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये न्यूक्लिक एसिड जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड इन नेचर हैं, यानी इनको समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें न्यूक्लियोटाइड का पता हो, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लियोटाइड है क्या चीज़? एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड इज़ a complex compound which consists of three components. Number one is sugar, and this is actually a monosaccharide type of sugar. This is pentose type of monosaccharide. Monosaccharide की आपने number of carbon atoms की basis के ऊपर different classes देखी थी, उनमें से एक class pentose जो कि 5 कार्बन मोनोसेक्राइड्स होते हैं। तो ये 5 कार्बन मोनोसेक्राइड है, पेंटोज शुगर है। तो ये न्यूक्लियोटाइड का एक मेन कंपोनेंट है, बट ये कंपोनेंट डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में डिफर करता है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर इसकी एक काइंड मौजूद होती है, उसे राइबोज कहते हैं। सॉरी, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में इसकी एक काइंड मौजूद होती है, उसे राइबोज कहा जाता है। और डीएनए में इसकी दूसरी टाइप मौजूद है पेंटोज शुगर की, विच इज नोन एज डीऑक्सीराइबोज। तो ये राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या फ़र्क है अभी आपको यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि न्यूक्लियोटाइड में इस शुगर मॉलिक्यूल के अलावा जो और कंपोनेंट्स हैं उसमें आपको एक अदद फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे नज़र आएगा, और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक नाइट्रोजनस बेस भी नज़र आ रही है। तो इस तरह से ये शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट का कम्बिनेशन दरअसल न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक एसिड्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए और आरएनए में डिफरेंट काइंड के होंगे, चूंकि न्यूक्लिक एसिड्स दो टाइप्स के हैं, एक टाइप को आरएनए कहा जा रहा है और दूसरी टाइप को डीएनए, और दोनों ही दरअसल न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं। तो एक्चुअली इन दोनों के न्यूक्लियोटाइड्स को हम डिफरेंट नेम से कॉल करेंगे। मिसाल के तौर पर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को राइबो न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड, और जबकि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड याद रखिए ये जनरल टर्म है, और इस न्यूक्लियोटाइड की दो काइंड्स होंगी डिपेंडिंग अपॉन द अकरेंस ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड। इफ द न्यूक्लियोटाइड्स बिलोंग टू आरएनए ग्रुप तो फिर इसे राइबो न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा, और अगर ये डीएनए से ताल्लुक रखते हैं तो फिर इनको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको शो किया कि आरएनए और डीएनए में बुनियादी तौर पर ये जो शुगर मॉलिक्यूल है ये डिफर करता है, और इसी शुगर मॉलिक्यूल के डिफरेंस की वजह से ये न्यूक्लियोटाइड्स को दो डिफरेंट नेम से कॉल किया जा रहा है, और इसी शुगर मॉलिक्यूल के नेम की वजह से ये न्यूक्लिक एसिड्स भी दो डिफरेंट नेम से कॉल किए जाते हैं। अभी आपको आगे चलकर ये बताते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स की ये जो दोनों टाइप्स हैं इनके नेम की बेसिस क्या है। तो एक्चुअली इनके नेम की बेसिस यही पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर आपने थोड़ी तवज्जो करनी है। अच्छा, इन न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम डिटेल कंपोजिशन फर्दर डिटेल से देखें तो आप देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन आपको यूँ दिखाई देगी कि सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर मौजूद है वो पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल है। पेंटोज शुगर, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि दो टाइप्स के पेंटोजेज यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड से मौजूद होते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज विच इज़ ओनली फाउंड इन द डीएनए, और दूसरी टाइप है राइबोज विच इज़ ओनली फाउंड इन आरएनए। आप देख रहे हैं कि ये डीऑक्सीराइबोज और राइबोज इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, और वो फ़र्क किस जगह पर एग्जिस्ट करता है।
अगर हम इन स्ट्रक्चर्स की नंबरिंग करें तो इनकी नंबरिंग कुछ इस तरह से होती है, दिस इज कार्बन नंबर 1, लेकिन आप देखिए इसकी नंबरिंग के साथ हमने एक छोटा सा सिंबल भी यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। अगर आप गौर से मुलाहिजा करें तो यहाँ पर आपको ये 1 के ऊपर एक छोटा सा सिंबल, इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाऊं तो ये 1 और 1 के ऊपर ये छोटा सा सिंबल इस तरह से प्लेस किया हुआ है। दिस सिंबल इज प्रोनाउंस्ड एज प्राइम। तो इस वजह से नंबरिंग को आमतौर पर कॉल किया जाएगा 1 प्राइम कार्बन, उसके बाद फिर ये 2nd प्राइम कार्बन, दिस इज 3rd प्राइम कार्बन, दिस इज 4th प्राइम कार्बन और ये 5 प्राइम कार्बन। तो शुगर की नंबरिंग को इस तरह से स्पेसिफाई किया गया बाय पुटिंग दिस सिंबल कॉल्ड प्राइम। सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये नंबरिंग को यहाँ पर स्पेसिफाई क्यों किया है। दरअसल ये नंबरिंग को स्पेसिफाई करने का रीज़न ये है कि अभी आप आगे नाइट्रोजनस बेसिस के कंपोनेंट्स की भी नंबरिंग देखेंगे। तो नाइट्रोजनस बेसिस के कंपोनेंट्स की नंबरिंग को शुगर की नंबरिंग से डिफरेंशिएट करने के लिए शुगर के जो एटम्स हैं उसकी नंबरिंग के साथ ये सिंबल प्लेस किया गया है। इस वजह से हम यहाँ पर जब भी कॉल करेंगे तो 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम कहेंगे। और अगर हम यहाँ पर सिर्फ 1 कार्बन या 2 कार्बन कहें तो इसका मतलब होगा कि हमारा इशारा पेंटोज शुगर की तरफ नहीं है बल्कि नाइट्रोजनस बेस के एटम्स की तरफ है। और जब हम 1 प्राइम या 2 प्राइम या 3 प्राइम इस तरह से कॉल करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल। तो आपने बेटे याद रखना है कि शुगर मॉलिक्यूल में ये जो आपको 5 कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं 1 प्राइम से लेकर 5 प्राइम तक, इसमें जो 2nd प्राइम कार्बन है, एक्चुअली 2nd प्राइम कार्बन पर आपको इन दोनों शुगर्स के अंदर डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप डीऑक्सीराइबोस में देख रहे हैं कि 2nd प्राइम कार्बन पर जस्ट हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन राइबोस के केस में 2nd प्राइम कार्बन पोजेसेस OH ग्रुप। तो एक्चुअली ये इस OH ग्रुप में से ऑक्सीजन के रिमूव होने की वजह से राइबोस का नेम डीऑक्सीराइबोस हो जाता है। देखो डीऑक्सी से यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है, डीऑक्सी का मतलब है यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, यानी चूंकि OH ग्रुप में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया इस वजह से ये चीज़ अब डीऑक्सीराइबोस कहलाएगी। और अगर ये कंप्लीट हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद हो तो फिर आप इसको राइबोज मॉलिक्यूल कहेंगे। तो इसकी क्या वजह है, यहाँ पर ये डीऑक्सीराइबोस क्यों है, यहाँ पर राइबोस क्यों पाया जाता है, ये अभी आगे चलकर जब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको एक पॉइंट यहाँ पे इसके मुतालिक बताया जाएगा कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर का होना क्यों ज़रूरी है, और जबकि आरएनए के अंदर सिर्फ राइबोस से ही काम चल जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर हम आगे चलकर बात करेंगे। बहरहाल फिलहाल आपने ये बात लर्न कर लेनी है कि पेंटोस शुगर्स न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर 2 टाइप्स की हैं, और ये 2 टाइप्स की पेंटोस शुगर्स में एक डीऑक्सीराइबोस जो कि डीएनए के अंदर पाई जाती है और दूसरी राइबोस जो कि आरएनए के अंदर मौजूद है। और दरअसल न्यूक्लिक एसिड्स का नेम इन्हीं शुगर मॉलिक्यूल्स के नेम के ऊपर बेस करता है। If the nucleic acid contain deoxyribose, then it is known as deoxyribonucleic acid यानी DNA। और if the nucleic acid contains ribose sugar तो फिर उसका नाम क्या हो जाएगा, ribose nucleic acid, that is RNA। तो actually the name of the nucleic acid is based upon the name of the sugar content which they contain। तो deoxyribose और ribose इसके जरिए name of nucleic acid डिटरमाइन हो रहा है। तो ये एक कंपोनेंट आपने मुलाहिजा किया न्यूक्लियोटाइड का। और उसके बाद फिर देखिए दूसरा कंपोनेंट पेंटोस शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप है। पेंटोस शुगर के अलावा दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप बेसिकली ये फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल है, फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड जिसका फार्मूला होता है H3PO4, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H3PO4। तो इसमें आप देखिए कि एक सिंगल फॉस्फेट एटम के 3 साइड पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स नजर आ रहे हैं आपको, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और एक साइड इसकी ऑक्सीजन के जरिए ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसके ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है ये अपने हाइड्रोजन्स यहाँ से लूज कर सकते हैं, तो इस तरह से ये आयनिक स्टेट में ये मॉलिक्यूल आ सकता है। वैसे इसकी जो कंप्लीट फॉर्म है वो फॉस्फोरिक एसिड है और इसकी आयनिक स्टेट को आप फॉस्फेट कह सकते हैं। तो ये फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेट मॉलिक्यूल ये दोनों टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स का यूनिफॉर्म कंपोनेंट है, चाहे आरएनए
हो या डीएनए हो, दोनों के न्यूक्लियोटाइड्स में आपको फॉस्फोरिक एसिड यूनिफॉर्मली मिलेगा। अभी आपने नोट किया कि पेंटोज शुगर डीएनए और आरएनए के अंदर डिफर करती है, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड डीएनए और आरएनए के अंदर यकसा तौर पर मौजूद है। इसके हवाले से हम ये डीएनए और आरएनए को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन डीएनए और आरएनए को डिफरेंशिएट करते हुए पेंटोज शुगर के अंदर जरूर डिफरेंस हम पॉइंट आउट करते होते हैं। जैसे अभी आपको बताया कि डीऑक्सीराइबोज इज ओनली फाउंड इन डीएनए एंड राइबोज इज ओनली फाउंड इन आरएनए। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो अहम कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड में अभी मैंने आपको शो किया था वो है नाइट्रोजनस बेस। एक्चुअली 5 टाइप की नाइट्रोजनस बेसिस न्यूक्लिक एसिड्स में पाई जाती हैं और इन 5 टाइप की नाइट्रोजनस बेसिस को 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। उनमें से एक क्लास को कहते हैं पाइरिमिडीन और दूसरी क्लास को प्यूरीन कहा जाता है। ये 2 ग्रुप्स हैं नाइट्रोजनस बेसिस के, पाइरिमिडीन एंड प्यूरीन। बेसिकली ये अल्कलाइन नेचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी वजह से इनको बेसिस कहा जाता है और चूंकि इनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज नाइट्रोजनस बेसिस। इसमें से एक ग्रुप नाइट्रोजनस बेसिस का पाइरिमिडीन है और दूसरा ग्रुप प्यूरीन है। आप एक पाइरिमिडीन और प्यूरीन में अगर डिफरेंशिएट करना चाहें तो यहाँ आपको इनके बुनियादी स्ट्रक्चर के हवाले से बआसानी ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि पाइरिमिडीन बुनियादी तौर पर सिंगल रिंग कंपाउंड है। ये एक इस तरह का हेक्सागोनल रिंग पर मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल है और इस हेक्सागोनल रिंग के अंदर आपको 2 जगहों पर नाइट्रोजन नजर आ रहा है। ये 2 पॉइंट्स आपको नाइट्रोजन पोजेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जबकि बाकी 4 कॉर्नर्स के ऊपर आपको कार्बन एटम्स मिल रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि एक पाइरिमिडीन के अंदर टोटल 6 मेंबर्स मौजूद हैं और इन 6 मेंबर्स में से 4 कार्बन एटम्स हैं और इसके अलावा इसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स मौजूद हैं। तो इस तरह से ये 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन्स एंड 2 नाइट्रोजन इज कॉल्ड पाइरिमिडीन। इस वक्त आपको ये पाइरिमिडीन का जनरल स्ट्रक्चर शो किया है और जब आप पाइरिमिडीन का जनरल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो तो उसमें आपने ये याद रखना है कि पाइरिमिडीन में नंबरिंग हमेशा जो बॉटम के अंदर नाइट्रोजन है वहां से स्टार्ट की जाएगी। तो आप देखिए कि अगर हम इस हेक्सागोनल रिंग को इस तरह से अपराइट स्टेट में शो करते हैं तो जो नाइट्रोजन यूं बॉटम में होगा उसको आप नाइट्रोजन नंबर 1 कंसिडर करेंगे और दूसरे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन नंबर 3 कंसिडर करेंगे। अब इन दोनों नाइट्रोजन्स को नंबरिंग देने के बाद अगर आप बाकी कार्बन्स की नंबरिंग इसी के रेफरेंस से बनाएं तो ऑब्वियसली 1 और 3 के दरमियान जो कार्बन होगा वो 2 होगा, उसके बाद फिर 3 के आगे फिर 4th कार्बन, फिर 5th कार्बन और फिर 6th कार्बन। इस तरह से ये पाइरिमिडीन की नंबरिंग की जाती है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि पेंटोज शुगर के एटम्स की नंबरिंग के साथ ये प्राइम सिंबल इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम पेंटोज शुगर के एटम्स की नंबरिंग को नाइट्रोजनस बेस के एटम्स की नंबरिंग से डिफरेंशिएट कर सकें। तो यहाँ पर आपने किसी किस्म के कोई सिंबल्स प्लेस नहीं करने, यहाँ पर आपने जस्ट 1 2 3 4 5 6 कॉल करना है, जबकि शुगर की नंबरिंग को कॉल करते हुए आपने केयरफुल रहना है 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम और 4 प्राइम और 5 प्राइम। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से अब आप देखिए कि जो प्यूरीन टाइप की नाइट्रोजनस बेसिस होंगी, दूसरा जो ग्रुप है नाइट्रोजनस बेसिस का जिन्हें प्यूरीन्स कहा जाता है, सो प्यूरीन्स आर डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस। Actually, these double ring nitrogenous bases consist of 2 type of rings. एक तो इन डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस में एक रिंग बिल्कुल ये पाइरिमिडीन टाइप का रिंग है और इसमें दूसरा रिंग आपको एक पेंटागोनल रिंग नज़र आ रहा है। तो ये 2 रिंग्स की कम्बिनेशन से बनता है, यानी एक प्यूरीन मॉलिक्यूल बुनियादी तौर पर एक पाइरिमिडीन रिंग, इसमें जो 6 मेंबर रिंग है वो एक्चुअली पाइरिमिडीन रिंग है और उसके साथ 5 मेंबर रिंग इज नोन एज इमिडाजोल रिंग। तो इस तरह से एक पाइरिमिडीन रिंग और इमिडाजोल रिंग दोनों की कॉम्बिनेशन से जो डबल रिंग बनेगा दैट इज कॉल्ड एज प्यूरीन। तो अब जब ये प्यूरीन फॉर्म हो जाता है, जब ये 2 रिंग्स आपस में फ्यूज होकर प्यूरीन फॉर्म कर लेते हैं, तो अब इस प्यूरीन मॉलिक्यूल की नंबरिंग का पैटर्न कुछ यूं होगा
कि आपने पहले जिस नाइट्रोजन को नंबर 1 कंसिडर किया था अब उसको आप नंबर 3 कंसिडर करेंगे, और जिसको पहले नंबर 3 कंसिडर किया था उसको आप नंबर 1 कंसिडर करेंगे। अगर आप इन दोनों की नंबरिंग को यहाँ पे पॉइंट आउट कर लें तो बाकी नंबरिंग आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। यानी ऑब्वियसली 1 और 3 के दरमियान ये कार्बन 2 होगा, और उसके बाद फिर ये कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, यानी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद फिर ये दूसरे रिंग के अंदर ये क्लॉकवाइज आप चलेंगे 7, 8 और 9। ये इस तरह से नंबरिंग यहाँ पर होगी। तो आपने नोट किया कि प्यूरीन के अंदर अब 2 रिंग्स प्रेजेंट हैं, और इन 2 रिंग्स में अगर काउंट किया जाए कि कितने टोटल मेंबर्स मौजूद हैं तो इसके अंदर आपको टोटल मेंबर्स 9 मिलेंगे। यानी ये 9 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक डबल रिंग स्ट्रक्चर है, 9 मेंबर्स। और इन 9 मेंबर्स में कितने कार्बन एटम्स हैं और कितने नाइट्रोजन, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पर 5 कार्बन एटम्स मिल रहे हैं और 4 नाइट्रोजन एटम्स मिल रहे हैं। तो इस तरह से 4 नाइट्रोजन और 5 कार्बन्स पर मुश्तमिल ये 9 मेंबर्स पर कंसिस्ट करने वाला डबल रिंग स्ट्रक्चर प्यूरीन कहलाएगा। ये जो मैं आपको यहाँ पॉइंट्स बाहर निकाल के शो कर रहा हूँ, असल में एमसीक्यूज में ये वाली बातें पूछी जा सकती हैं कि एक पायरिमिडीन रिंग में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, उसमें कितने कार्बन्स हैं, उसमें कितने नाइट्रोजन हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये नाइट्रोजन की नंबरिंग आप देख रहे हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर ये नाइट्रोजन की नंबरिंग कि नाइट्रोजन कौन कौन से नंबर्स पर मौजूद हैं, 1, 3 और 7 और 9 के ऊपर। तो ये वाले पॉइंट्स आपके माइंड में होंगे तो आप इजीली यहाँ से अराइज होने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपने यूँ इस तरह से जस्ट सरफेस स्टडी की, आपने इस तरह के पॉइंट्स के ऊपर गौर ना किया, इनको माइंड में ना रखा, तो आप यकीनन ऐसे क्वेश्चंस को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे और आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसीलिए आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आपने इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है। अच्छा, उसके बाद अब आप देखिए कि ये जो 2 क्लासेस आपको बताइए नाइट्रोजनस बेसिस की, इन क्लासेस के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक्चुअली पायरिमिडीन 3 टाइप्स की होती हैं। पायरिमिडीन की एक टाइप है यूरेसिल। देखो, यूरेसिल एक ऐसी पायरिमिडीन है जिसमें आपको 2 और 4th पोजीशन के ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ नजर आ रहा है, वो है ऑक्सी ग्रुप। ये 2 और 4th पोजीशन के ऊपर आपको जो ग्रुप दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सी ग्रुप। तो इस तरह से बाकी स्ट्रक्चर वही जो मैंने आपको जनरल स्ट्रक्चर बताया था पायरिमिडीन का, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा, लेकिन 2 और 4th पोजीशन के ऊपर ऑक्सी ग्रुप लगने से जो मॉडिफिकेशन इसके अंदर आएगी सिर्फ वही मॉडिफिकेशन हो रही है। और वो मॉडिफिकेशन कैसे याद रखनी है आपने, मिसाल के तौर पर आप देखिए, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि यहाँ पर नाइट्रोजन नंबर 1 और ये नाइट्रोजन नंबर 3 और बाकी कार्बन्स उसके अकॉर्डिंगली आप नंबरिंग करेंगे। तो जब आप नंबरिंग कर लेते हैं तो डबल बॉन्ड की पोजीशन स्टैंडर्ड है, ये आपने याद रखनी है। जनरल स्ट्रक्चर के अंदर जो डबल बॉन्ड की पोजीशंस होंगी वो इस तरह से कि 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड, फिर 3 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड, फिर 5 और 6 के दरमियान डबल बॉन्ड। यानी एक स्पेस पे ये डबल बॉन्ड है, फिर बीच में स्किप हो जाएगी स्पेस और फिर डबल बॉन्ड, फिर स्किप, अल्टरनेटिवली यूँ डबल बॉन्ड्स यहाँ पे प्लेस होते हैं। आप 1 के बाद डबल बॉन्ड प्लेस करके बाकी नंबरिंग को, बाकी डबल बॉन्ड की पोजीशंस को उसके अकॉर्डिंगली याद रख सकते हैं। लेकिन यूरेसिल में क्या हुआ, यूरेसिल में जब 2 और 4th पोजीशन के ऊपर ऑक्सी ग्रुप लग गए तो ये 2,4 डाईऑक्सी, ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, 2,4 डाईऑक्सी। और ये ग्रुप कौन सा है, किस क्लास का ये मेंबर है, पायरिमिडीन। तो आप इसका नाम इस तरह से याद रख सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन, 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन। एक्चुअली आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर भी चूंकि बायोकेमिस्ट्री का पार्ट पढ़ना होता है, तो इस वजह से आपको ये केमिस्ट्री वाली कुछ टर्म्स भी याद रखने की ज़रूरत है कि केमिस्ट्री में भी इस तरह की कोई बात आपसे पूछी जा सकती है। तो एक्चुअली जो यूरेसिल मॉलिक्यूल है वो 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन है। ये आप देख रहे हैं 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन, ये इसका IUPAC नेम है। तो 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन को प्यार से क्या कहा जाता है, इसको प्यार से हम यूरेसिल पुकारते हैं, ठीक है। तो यूरेसिल इज अ काइंड ऑफ पायरिमिडीन बेस, दिस इज एक्चुअली 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन, और ये नाइट्रोजनस बेस सिर्फ आपको RNA में मिलेगी। जैसे अभी हमने RNA और DNA को पेंटोस शुगर की बेसिस के ऊपर डिफरेंशिएट किया था कि DNA कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज एंड RNA कंटेन्स राइबोज, सिमिलरली नाइट्रोजनस बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस में स्पेशली जो पायरिमिडीन ग्रुप है, इसमें यूरेसिल टाइप की जो पायरिमिडीन है इट इज़ ओनली फाउंड इन RNA, जबकि DNA में इसके सब्सटीट्यूट के तौर पर थाइमीन बेस मौजूद होगी।
अब आप जरा गौर कीजिए कि थाइमीन में और यूरेसिल में क्या फर्क है। ओनली डिफरेंस बिटवीन थाइमीन एंड यूरेसिल इज द मिथाइल ग्रुप एट 5th कार्बन एटम। देखो 5th पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप के अटैच होने से अब वही यूरेसिल थाइमीन बन गया। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम हो जाएगा 5 मिथाइल। ये मिथाइल ग्रुप चूंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M पहले आता है, O बाद में आता है, तो इसका नाम हो जाएगा 5 मिथाइल। और उसके बाद फिर ये 2,4 डाईऑक्सी, क्योंकि ये 2 और 4 वाली पोजीशन के ऊपर वही ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है, 2,4 डाईऑक्सी। और ये क्लास कौन सी है? पायरिमिडीन। तो इस तरह से आप इसको 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन कहेंगे। तो इसको 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन कहेंगे। तो जस्ट 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन यूरेसिल होता है, लेकिन 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन इज एक्चुअली थाइमीन। या इन अदर वर्ड्स अगर आपसे पूछा जाए कि अगर यूरेसिल की मिथाइलेशन हो जाए एट 5th कार्बन, देन व्हाट विल हैपन? तो यूरेसिल विल बी चेंज इनटू थाइमीन। कीप इन योर माइंड, ठीक है। तो यूरेसिल को थाइमीन में इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन आप देखिए इन दोनों नाइट्रोजनस बेसिस की अक्रेंस आपको डिफरेंट नजर आ रही है। जैसे यूरेसिल बताया कि ये सिर्फ आरएनए के अंदर मौजूद है और इसकी जगह डीएनए में आपको थाइमीन बेस मिलेगा। तो डीएनए और आरएनए में केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से आपने ये 2 डिफरेंसेस याद रखने। एक पेंटोज शुगर का डिफरेंस है इन दोनों मॉलिक्यूल्स में, और दूसरा आपको नाइट्रोजनस बेसिस में स्पेशली पायरिमिडीन के हवाले से ये डिफरेंस नजर आएगा कि यहाँ पर डीएनए के अंदर थाइमीन टाइप की पायरिमिडीन होगी और आरएनए के अंदर इसकी जगह यूरेसिल टाइप की पायरिमिडीन होगी। अच्छा, इसके बाद फिर देखिए एक और टाइप की पायरिमिडीन बेस भी मौजूद होती है जो कि डीएनए आरएनए दोनों में मौजूद है, एंड दिस पायरिमिडीन इज नोन एज साइटोसिन। अब आप देखिए साइटोसिन में जो नेम है वो थोड़ा सा डिफर कर रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ पर साइटोसिन के केस में 4th पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप आ गया है। 4th पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप, पहले 4th पोजीशन पर ऑक्सी ग्रुप था। तो ऑक्सी ग्रुप चूंकि डबल बॉन्ड से अटैच होता है, इस वजह से 3 और 4 के दरमियान जो डबल बॉन्ड था वो स्किप हो गया था, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए छोड़ना था, तो इस वजह से यहाँ से डबल बॉन्ड खत्म हो गया था और इसी वजह से इस 3rd नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ था। लेकिन अब चूंकि अमाइनो ग्रुप ने यहाँ पे अटैच होना है, तो अमाइनो ग्रुप को अटैच करने के लिए जस्ट सिंगल बॉन्ड रिक्वायर्ड है। तो ये डबल बॉन्ड जो ओरिजिनली पायरिमिडीन में मौजूद होता है ये अपनी जगह पर वापस रेस्टोर हो गया और अब इस 3rd नंबर नाइट्रोजन के साथ किसी किस्म की हाइड्रोजन की अब कोई ज़रूरत नहीं रही। तो अब आप देखिए इसका नेम क्या होना चाहिए? तो अब इसका नेम होना चाहिए, इसको हम कहेंगे 4 अमाइनो। इसमें चूंकि एक ग्रुप अमाइनो ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे 4 अमाइनो, और इसके साथ 2 पोजीशन के ऊपर 2 ऑक्सी, अब डाईऑक्सी नहीं 2 ऑक्सी, 4 अमाइनो 2 ऑक्सी, और ग्रुप का नाम क्या है, यानी ये जो क्लास है वो है पायरिमिडीन। तो अब ये 4 अमाइनो 2 ऑक्सी पायरिमिडीन, दिस इज एक्चुअली साइटोसिन। इसको प्यार से साइटोसिन कहा जाता है। तो इस तरह बेटे आप अगर ये वाले नाम याद रख लो तो ऐसी सूरत में आप इस तरह अगर आप ये वाले नाम याद रख लो तो ऐसी सूरत में आप इजीली इनको पहचान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी आते हैं जिनमें आपने इन नाइट्रोजनस बेसिस को आइडेंटिफाई करना होता है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, या आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं और ये स्ट्रक्चर दिखाए गए होंगे। तो अगर आप ये वाले नेम्स इनके याद कर लें तो आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अच्छा, आपने देखा कि पायरिमिडीन में डीएनए और आरएनए में सिर्फ ये थाइमिन और यूरेसिल का डिफरेंस है जो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है डीएनए और आरएनए के अंदर, जबकि साइटोसिन ये डीएनए आरएनए दोनों के अंदर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट पायरिमिडीन है। तो विच पायरिमिडीन इज यूनिफॉर्मली प्रेजेंट इन बोथ न्यूक्लिक एसिड, तो साइटोसिन आपने याद रखना है। और कौन सी पायरिमिडीन जो डिफर करती हैं वो ये हैं। उसके बाद फिर ये प्यूरिन्स की 2 टाइप्स होती हैं एक्चुअली। प्यूरिन की एक टाइप आपके सामने है एडेनिन। तो आप देखिए कि एडेनिन, ये जिस तरह आपको मैंने जर्नल स्ट्रक्चर प्यूरिन का दिखाया था वही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, सिर्फ एक डिफरेंस के साथ, वो ये कि 6 पोजीशन के ऊपर अगर अमाइनो ग्रुप लग जाए तो ऐसी सूरत में ये 6 अमाइनो प्यूरिन इज एक्चुअली द एडेनिन। तो एडेनिन का आयुपेक नेम क्या होगा? इसका आयुपेक नेम होगा 6 अमाइनो प्यूरिन।
तो 6 अमाइनो प्यूरिन इज एडेनिन, जबकि इसके मुकाबले में जो दूसरी प्यूरिन है वो है ग्वानिन। और ग्वानिन में आप देख रहे हैं, ग्वानिन में थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको मजीद डिफरेंट होता हुआ नजर आ रहा है कि अब वो जो अमाइनो ग्रुप पहले 6 पोजीशन पर अटैच हुआ था, अब वो 2nd पोजीशन पर आ गया, जबकि 6 पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई है बाय ऑक्सी ग्रुप। तो अब इसका नाम क्या हो जाना चाहिए? तो आप इजीली अब इसका नेम सजेस्ट कर सकते हैं, इसका नाम होना चाहिए 2 अमाइनो, ठीक है, 2 अमाइनो, और ये 6 ऑक्सी, और ये क्लास है प्यूरिन। तो इस तरह से 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन इज द नेम ऑफ द ग्वानिन। तो याद रखो कि ये दोनों प्यूरिन्स, एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। तो ये आपने डिटेल्ड केमिकल कंपोजिशन न्यूक्लियोटाइड की ऑब्जर्व की। ये तो अभी आपको मैंने सिर्फ कंपोनेंट्स पॉइंट आउट किए हैं और उनकी डिटेल बताई। अभी हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये कंपोनेंट किस तरह से, किस तरतीब से ऑर्गेनाइज होते हैं और किस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड वजूद में आता है, और न्यूक्लियोटाइड्स की फर्दर फिर टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसको देखने के लिए आप मुलाहिजा करें कि एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन असल में 2 स्टेप्स में होगी। पहले स्टेप में क्या होगा? इन द फर्स्ट स्टेप पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल, यहाँ पर अभी मैं जनरली बात कर रहा हूँ, यहाँ पर डीएनए या आरएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर जनरली बात करें, इस वजह से पेंटोज शुगर लिखा है। जब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे डीएनए और आरएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम फिर पेंटोज शुगर की स्पेसिफिक टाइप मेंशन करेंगे, आइदर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। तो याद रखिए कि पेंटोज शुगर जब नाइट्रोजनस बेस के साथ रिएक्ट करता है, और हकीकत में पहले स्टेप में पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस ही रिएक्ट करते हैं, तो इन दोनों के रिएक्शन से जो मॉलिक्यूल वजूद में आएगा वो कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। खास तौर पर जहन में रखिएगा, ये न्यूक्लियोटाइड नहीं, ये न्यूक्लियोसाइड लिखा है, ये न्यूक्लियोटाइड का छोटा भाई है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड इज द कम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। कोई भी पेंटोज शुगर हो सकती है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो सकती है, एंड द कम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ये भी ज़ाहिर एमसीक्यू बन सकता है, इस तरह से इस पॉइंट को आपने याद रखना है। और फिर अगले स्टेप में जब ये न्यूक्लियोसाइड वजूद में आ जाएगा, इन द नेक्स्ट स्टेप अ फॉस्फेट ग्रुप इज एडेड इन द न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड जो ऑलरेडी नाइट्रोजनस बेस और शुगर पर कंसिस्ट करता हुआ मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल में अब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, तो जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा देन इट बिकम्स द न्यूक्लियोटाइड। सो कीप इन योर माइंड, न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म्ड इन 2 स्टेप्स। पहले स्टेप में न्यूक्लियोसाइड फॉर्म होगा और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोटाइड बनेगा। इसको मजीद डिटेल के साथ हम देखते हैं, ज़रा आपने केयरफुली अब इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है ताकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो सके, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स की डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं और उसके वाले से कई एक एमसीक्यूज यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि पेंटोज शुगर, जैसे फिलहाल आपके सामने ये जो पेंटोज शुगर है, ये कौन सी पेंटोज शुगर है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो आपने जस्ट ये देखना है कि ये 1 प्राइम कार्बन, ये 2 प्राइम कार्बन, ये 3 प्राइम, ये 4 प्राइम कार्बन एंड दिस इज 5 प्राइम कार्बन। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2nd प्राइम कार्बन पर OH ग्रुप हो तो ये राइबोज होता है, तो दिस इज एक्चुअली द राइबोज मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी हम राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के चक्कर में नहीं जाएंगे, बस आपने याद रखना है कि पेंटोज शुगर ये रिएक्ट करने जा रहा है नाइट्रोजनस बेस के साथ, सो दिस इज नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस को भी अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहें फिलहाल, वैसे अभी हम चूंकि जनरली बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो सकती है, लेकिन अगर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपसे अगर पूछा जाए कि ये कौन सी नाइट्रोजनस बेस है, तो आपने फ़ौरन पहचान लेना है कि दिस इज एक्चुअली एडेनिन। आप अभी कहेंगे कि जो पिछली स्लाइड पर मैंने आपको एडेनिन दिखाया था उसके अंदर ये हेक्सागोनल रिंग इस साइड पर था और पेंटागोनल रिंग इस साइड पे था, तो ये उल्टा कैसे हो गया? यस, ये उल्टा हो गया रिएक्ट करने के लिए। तो एडेनिन को इस तरह भी ड्रॉ किया जा सकता है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने बस ये देखना है कि ये जो नाइट्रोजन है, दिस इज एक्चुअली नंबर 1 नाइट्रोजन, this is actually number 1 nitrogen, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 and this is 6, और उसके बाद 7, 8 और ये 9। तो इस तरह से आपको ये नंबरिंग यहाँ पे मिलेगी। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 6 अमाइनो प्यूरिन जो होता है वो एक्चुअली एडेनिन है, तो दिस इज एक्चुअली द एडेनिन नाइट्रोजनस बेस। अब देखो, ये नाइट्रोजनस बेस और शुगर के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रहा है ये कौन सी जगह पर हो रहा है, ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, शुगर का कौन सा एटम
नाइट्रोजनस बेस के किस एटम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और यहां पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। आपको याद है ना कि यहां पर शुगर में इस 1 प्राइम कार्बन के ऊपर इधर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो शुगर में अगर इस 1 प्राइम कार्बन पर OH ग्रुप इस तरफ मौजूद होती है, ये कौन सी शुगर होगी, अल्फा शुगर होगी या बीटा शुगर होगी। ये भी आपको बात ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर बताई जा चुकी है। कार्बोहाइड्रेट्स वाले पोर्शन में आपको बताया था कि इस एनोमेरिक कार्बन पर, इस कार्बन नंबर 1 पर अगर OH अपवर्ड हो तो ये बीटा शुगर है। तो ये एक्चुअली बीटा शुगर मॉलिक्यूल है जो यहाँ पर रिएक्ट करने जा रहा है नाइट्रोजनस बेस के साथ। तो इस बीटा शुगर का, इस पेंटोज शुगर का 1 प्राइम कार्बन पर मौजूद OH ये इस नाइट्रोजनस बेस के 9th नंबर कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन के साथ ये इंटरेक्ट करेगा। एक्चुअली नाइट्रोजनस बेस में 9th पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन मौजूद होता है। आपको अगर यकीन ना आए तो ये पिछली स्लाइड पर दोबारा जाकर आप देख लीजिएगा कि 9th नंबर पोजीशन पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, और जबकि यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल में 1 प्राइम कार्बन पर OH है। तो ये H और OH यहाँ से लिबरेट हो जाएंगे और इन दोनों के लिबरेट होने से वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और इस तरह से जब ये वाटर स्किप हो जाता है तो ये 1 प्राइम कार्बन इस 9th नंबर नाइट्रोजन के साथ लिंक हो जाएगा, और ये जो यहाँ पर बॉन्ड बना है बिटवीन देम, दिस बॉन्ड इज आल्सो नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड भी दरअसल ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। आप कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये तो हमने उसमें कार्बोहाइड्रेट के अंदर पढ़े थे। बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड, और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस और शुगर के दरमियान भी जो बॉन्ड है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है। लेकिन ये दोनों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स थोड़ा सा डिफरेंट हैं। वो ऐसे कि यहाँ पर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है ना, इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को कहते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और जबकि वो जो 2 शुगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स की 2 काइंड्स हैं, एक एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपको न्यूक्लिक एसिड्स में मिलेगा, जबकि वो ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए ये अपने कार्बन 1 प्राइम कार्बन और 9th नंबर नाइट्रोजन के जरिए शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस रिस्पेक्टिवली एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं, और ये जो कम्बिनेशन बना है शुगर और नाइट्रोजनस बेस का, इस कम्बिनेशन को क्या कहा जाएगा। मैंने अभी आपको पॉइंट आउट किया कि इस कम्बिनेशन को न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा। दिस कम्बिनेशन इज एक्चुअली द न्यूक्लियोसाइड, ठीक है भाई। तो न्यूक्लियोसाइड इस तरह से फॉर्म होता है। अब आपने ये लिंक याद रखना है कि एक न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस का कौन सा एटम शुगर के किस एटम के साथ इंटरेक्ट करता है। आपने यहाँ पे नोट किया कि 9th नंबर नाइट्रोजन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, नहीं, 9th नंबर नाइट्रोजन ऑफ नाइट्रोजनस बेस रिएक्ट्स विद 1 प्राइम कार्बन ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, बाज़ बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि ये तो प्यूरीन है तो इसका 9th नंबर नाइट्रोजन है, अगर यहाँ पर पायरिमिडीन बेसिस होती कोई भी पायरिमिडीन तो फिर उसका कौन सा एटम इसके साथ रिएक्ट करता। तो याद रखो कि पायरिमिडीन में, जैसे कि आपको मैंने अभी स्ट्रक्चर में बताया था कि पायरिमिडीन मॉलिक्यूल इस तरह से एक हेक्सागोनल रिंग पर मुश्तमिल होता है, और इस हेक्सागोनल रिंग में टोटल 6 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, और आउट ऑफ दीज 6 मेंबर्स 2 नाइट्रोजन्स एंड 4 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। तो नाइट्रोजन इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर मौजूद है, और इसकी अगर हम नंबरिंग करें तो ये नंबरिंग क्या बनती है, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने इस तरह से आपको ये नंबरिंग शो की थी। याद रखिए कि अगर ये कोई पायरिमिडीन बेस यहाँ पर पार्टिसिपेट करती इस रिएक्शन में न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन के दौरान, तो पायरिमिडीन का ये जो 1 नंबर नाइट्रोजन होता है, इस 1 नंबर नाइट्रोजन के साथ ये लिंक स्टैब्लिश होता है 1 प्राइम कार्बन का। यानी कोई भी पायरिमिडीन अगर किसी न्यूक्लियोसाइड में पार्टिसिपेट करेगी नाइट्रोजनस बेस, तो इस पायरिमिडीन का 1 नंबर नाइट्रोजन इसके 1 प्राइम के साथ इंटरेक्ट करेगा, और अगर कोई प्यूरीन नाइट्रोजनस बेस इंटरेक्ट करती है शुगर मॉलिक्यूल के साथ, तो प्यूरीन का 9th नंबर नाइट्रोजन ये शुगर मॉलिक्यूल के 1 प्राइम कार्बन के साथ इंटरेक्ट करता है। यानी शुगर का हमेशा 1 प्राइम कार्बन ही पार्टिसिपेट करेगा इस लिंक की फॉर्मेशन में, जबकि प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स में आपको दोनों केसेस में नाइट्रोजन तो मिलेंगे, लेकिन वो नाइट्रोजन डिफरेंट नंबर के होंगे। तो ये नंबर आपने अपने जहन में याद रखना है। एक की आपको 9th नंबर नाइट्रोजन बताया इन केस ऑफ प्यूरीन, और 1 नंबर नाइट्रोजन बताया इन केस ऑफ पायरिमिडीन। बहरहाल
न्यूक्लियोसाइड जब बन जाता है तो मैंने अभी आपको शो किया था कि अब ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप के साथ कंबाइन करेगा। देखिए इस न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप किस जगह पर अटैच करता है, तो फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट हमेशा ये इस 5th प्राइम कार्बन के साथ होगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो 5 प्राइम कार्बन है इस शुगर का, यहाँ पर OH ग्रुप है, और इसी तरह से ये इस फॉस्फेट ग्रुप के पास भी यहाँ पर OH ग्रुप होता है और दोनों के OH ग्रुप आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अगेन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और इस तरह से ये एक बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाएगा और इस बॉन्ड के स्टैब्लिश होने के बाद एक फॉस्फेट ग्रुप इस 5 प्राइम कार्बन पर लिंक हो जाएगा। तो जब ये फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम कार्बन पर लिंक हो जाता है तो इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना तीनों चीजों का, ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। बट दिस न्यूक्लियोटाइड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज, इसको अगर हम अलग अलग प्रोनाउंस करें, यानी ये वाला जो पार्ट था, दिस पार्ट, सिंस इट इज अ न्यूक्लियोसाइड और उसके साथ एक फॉस्फेट अटैच हुआ है, देयरफॉर इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। ये है तो एक न्यूक्लियोटाइड, बट दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। तो आपने बेटे याद रखना है कि एक न्यूक्लियोटाइड, उसको न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट भी कहा जा सकता है। ठीक है, वो इस वजह से ये नाम देने की जरूरत है यहां पर, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप समटाइम एक से ज्यादा भी होते हैं। देयर आर न्यूक्लियोटाइड्स इन विच मोर देन 1 फॉस्फेट ग्रुप्स आर प्रेजेंट। किसी न्यूक्लियोटाइड में एटलीस्ट एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। ये बात ध्यान में रखिए। यहां पर इस तरह के MCQs भी बनाए जा सकते हैं कि हाउ मेनी नाइट्रोजनस बेसेस आर प्रेजेंट इन 1 न्यूक्लियोटाइड, तो एटलीस्ट 1 ही, और मैक्सिमम भी 1। एटलीस्ट हाउ मेनी पेंटोज शुगर्स आर प्रेजेंट इन 1 न्यूक्लियोटाइड, तो एटलीस्ट भी 1 और मैक्सिमम भी 1। लेकिन बेटे जब आपसे फॉस्फेट ग्रुप्स के बारे में पूछा जाए कि एटलीस्ट हाउ मेनी फॉस्फेट ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोटाइड, तो तब आपने कहना है 1, और पूछा जाए कि मैक्सिमम हाउ मेनी फॉस्फेट ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोटाइड, तो फिर आंसर होगा 3। वो कैसे? वो इस तरह से कि समटाइम इस मॉलिक्यूल के साथ एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच करता है। अच्छा, मैंने जैसे आपको ये बताया कि ये न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, तो इस न्यूक्लियोटाइड की जो दूसरी पॉसिबिलिटीज बनेंगी उसमें ये मजीद फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड होंगे, और वो मजीद फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पर ऐड होंगे? वो इसी फॉस्फेट ग्रुप के साथ ऐड होंगे। मिसाल के तौर पर ये देखिए एक और फॉस्फेट इसके साथ अटैच हुआ, तो यहाँ पर अगेन उसी तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और ये दूसरा फॉस्फेट भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि पहले ये न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि इस हिस्से को हमने न्यूक्लियोसाइड बोला है, और उसके बाद फिर इसके साथ पहले एक फॉस्फेट था तो ये न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, और अब अगर ये दूसरा फॉस्फेट भी ऐड हो गया तो इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। सो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट इज आल्सो काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये भी न्यूक्लियोटाइड की एक किस्म है। ठीक है, तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड में आपको मैक्सिमम कितने फॉस्फेट ग्रुप मिलेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया मैक्सिमम 3, तो वो तीसरा फॉस्फेट ग्रुप इसी के साथ यहाँ पर फर्दर ऐड होगा। तो इस तरह से एक और एडिशन ऑफ फॉस्फेट जब होता है, एक और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और इस तरह से ये 3rd फॉस्फेट के एडिशन के बाद ये जो मॉलिक्यूल बना है, नाउ इट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो बच्चों आप ये याद रखिए कि एक न्यूक्लियोटाइड में मैक्सिमम 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हो सकते हैं और मिनिमम सिंगल फॉस्फेट ग्रुप। इसी वजह से हमें न्यूक्लियोटाइड के लिए ये अल्टरनेटिव टर्म सजेस्ट करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब हम टर्म न्यूक्लियोटाइड यूज कर रहे होते हैं तो उससे हमें पता नहीं चल रहा होता कि हाउ मेनी फॉस्फेट ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोटाइड। ये 1 भी हो सकता है, 2 भी और 3 भी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी फॉस्फेट ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, तो ऑब्वियसली 1। हाउ मेनी फॉस्फेट ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, ऑब्वियसली 2। या इसी तरह से न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में कितने फॉस्फेट ग्रुप हैं? तो ऑब्वियसली 3। तो ये टर्म्स ज्यादा स्पेसिफिक टर्म्स हैं। यहाँ पर देखो ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, मिसाल के तौर पे ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया जाए तो इस स्ट्रक्चर के लिए यूँ सूटेबल टर्म्स आपसे पूछी जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं 4 ऑप्शंस आपको देता हूँ। एक ऑप्शन है आपके पास ये न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, दूसरा ऑप्शन है आपके पास न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, तीसरा ऑप्शन है आपके पास न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, और चौथा ऑप्शन है आपके पास न्यूक्लियोटाइड। और अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग is the most appropriate term for the given structure, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने गिवन है इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म कौन सी है? तो अब कई बच्चे जो हैं वो हो सकता है कि न्यूक्लियोटाइड को पिक कर लें, लेकिन यहाँ पे गलती हो जाएगी,
यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म है फॉर दिस स्ट्रक्चर वो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है। वो क्यों? वो इस वजह से कि इस टर्म के अंदर ज़्यादा मीनिंग क्लियर हो रहा है, क्योंकि अगर आप न्यूक्लियोटाइड इसको बोलते हैं तो यहाँ पर टर्म में मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा कि हाउ मेनी फॉस्फेट्स आर देयर, बट इफ यू से न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट तो इसका मतलब है देयर आर 3 फॉस्फेट। तो इस वजह से दीज टर्म्स आर मोर स्पेसिफिक टर्म्स, दीज आर मोर कंप्रीहेंसिव टर्म्स, इनको आपने याद रखना है। और अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट दिस स्ट्रक्चर, तो करेक्ट अगर पूछा जाए इस स्ट्रक्चर के मुतालिक तो फिर आपने ये सी और डी दोनों को करेक्ट मानना है, अगरचे ए और बी इसके बारे में करेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये जाहिर है कि न्यूक्लियोसाइड मोनो या न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट नहीं है, ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एंड न्यूक्लियोटाइड हो सकता है। ये दोनों बातें इसके लिए दुरुस्त होंगी। लेकिन बच्चों यहाँ पर केयरफुल होने की ज़रूरत है। यहाँ पर कई दफ़ा जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं ऑप्शंस में, उनमें न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट की जगह न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट या न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट लिख दिया जाता है, या न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट लिख दिया जाता है। ये गलत हो जाएगा। याद रखो कि जब आपने ये फॉस्फेट का नंबर अलग से मेंशन करना होता है, मोनोफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट, तो फिर आप इनको न्यूक्लियोटाइड कहकर नहीं पुकारते, फिर इनको न्यूक्लियोसाइड कहकर पुकारते हैं, क्योंकि आप इस हिस्से को अलग से नेम देते हैं कि ये एक न्यूक्लियोसाइड है और इसके साथ एक फॉस्फेट है या 2 या 3। तो ये ऐसे नहीं कहना कि न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट वो गलत हो जाएगा या न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट वो गलत हो जाएगा। सो ये केयरफुल रहना है, किसी ऑप्शन में कहीं ऐसा ना हो और आप जल्दबाजी में वो ऑप्शन पिक कर लें और गलती हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अच्छा बेटे, ये तो हमने अभी जो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन ऑब्जर्व की ना, ये अभी मैंने जनरल आपको बताया। जनरल इस सेंस में कि यहाँ पर मैंने आपको टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस और टाइप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल चेंज करके उसके नेम नहीं मेंशन किए ना। यहाँ पर हम जनरली बात कर रहे थे कि एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस, वो अगरचे मैंने आपको पहचान बताई थी शुरू में कि ये राइबोज है और ये एडेनिन है। अदरवाइज वैसे यहाँ पर हम जनरली बात कर रहे थे कि कोई पेंटोज शुगर कोई नाइट्रोजनस बेस जब कंबाइन करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और फिर फॉस्फेट कंबाइन करने से फिर ये इस तरह के मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे तो यहाँ पर हम पेंटोज शुगर की भी कोई ख़ास टाइप मैंशन करेंगे, वेदर RNA और वेदर राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, और इसी तरह से नाइट्रोजनस बेस की भी कोई ख़ास किस्म यहाँ पे बयान करेंगे, यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन या यूरेसिल। मिसाल के तौर पर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट RNA, अगर हम RNA के मुतालिक अब इसी सारे कॉन्सेप्ट को देखना चाहते हैं RNA के मुतालिक, तो आप याद रखो कि RNA में जो शुगर मॉलिक्यूल होगा वो कौन सा होगा? दैट विल बी द राइबोज, दैट शुगर विल बी राइबोज। और RNA में शुगर तो हो गया राइबोज, ठीक है, यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल राइबोज है। और इसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस RNA में कौन कौन सी हो सकती हैं? तो नाइट्रोजनस बेसिस RNA के अंदर 4 किस्म की पॉसिबल हैं। कौन कौन सी? एडेनिन पॉसिबल है, ग्वानिन पॉसिबल है, साइटोसिन पॉसिबल है और यूरेसिल, बट नॉट थाइमिन। तो ये 4 किस्म की नाइट्रोजनस बेसिस 1 बाय 1 पार्टिसिपेट करती हैं, क्योंकि किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड में चारों नाइट्रोजनस बेसिस नहीं होती, कोई एक होगी ना। तो कभी ए यानी एडेनिन पार्टिसिपेट करेगी, कभी ग्वानिन, कभी साइटोसिन और कभी यूरेसिल। और इसी तरह से RNA में जो शुगर मॉलिक्यूल है वो ऑलवेज राइबोज होगा। तो अगर सपोज कीजिए ये राइबोज शुगर इस वक्त एडेनिन के साथ कंबाइन होता है, वैसे हम जनरली बात करें तो हम कहेंगे पेंटोज कंबाइन विद नाइट्रोजनस बेस, देन इट विल फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। बट जब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि राइबोज कंबाइंस विद एडेनिन, अब हमने शुगर का भी एक ख़ास नाम लिया है यहाँ पर, और हमने यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस का भी एक ख़ास नाम लिया है, शुगर राइबोज और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस एडेनिन। तो अब की दफ़ा क्या बनेगा? अब की दफ़ा भी एक न्यूक्लियोसाइड बनेगा, लेकिन वो न्यूक्लियोसाइड अब की दफ़ा जो बना है वो एक राइबो न्यूक्लियोसाइड है। वो कौन सा न्यूक्लियोसाइड है? राइबो। उसके साथ अब ये वर्ड राइबो ऐड कर दिया जाएगा, नाउ इट इज़ राइबो न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि आपको यहाँ पे शुगर पॉइंट आउट कर दिया गया है, तो ये राइबो न्यूक्लियोसाइड बन गया। अगर बेटे याद रखो शुगर पॉइंट आउट ना किया हो, जस्ट कहा जाए पेंटोज एंड नाइट्रोजनस बेस फिर न्यूक्लियोसाइड, बट अगर आपको शुगर पॉइंट आउट कर दिया जाए कि दिस इज राइबोज, राइबोज प्लस नाइट्रोजनस बेस, तो ये हो जाएगा राइबो न्यूक्लियोसाइड। और अगर ये नाइट्रोजनस बेस भी पॉइंट आउट कर दिया जाए तो फिर राइबो न्यूक्लियोसाइड का भी एक ख़ास
किस्म राइबोन्यूक्लियोसाइड की भी खास किस्म यहाँ पे बनेगी और उस खास किस्म को क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा एडिनोसिन, उसे कहा जाएगा एडिनोसिन। देखो ये बात यहाँ पर हम आगे चलकर इसको देखते हैं, आपको अभी इस तरह से क्लियर होगी। देखिए मिसाल के तौर पर जैसे कि हम आरएनए के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आरएनए में अभी जैसे मैंने कहा कि जो न्यूक्लियोसाइड होगा आरएनए का, जिसमें कि राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है अलॉन्ग विद नाइट्रोजनस बेस, इस न्यूक्लियोसाइड को कहेंगे राइबोन्यूक्लियोसाइड। और इसी तरह से आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसके अंदर राइबोस, बेस और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर एडनीन नाइट्रोजनस बेस हो, यहाँ पर देखो बेस के साथ अगर बेस की काइंड मेंशन कर दी जाए कि बेस कौन से टाइप की, एडनीन, तो यहाँ पर एडनीन प्लस राइबोस अगर हो तो वो क्या चीज़ बन जाएगी, वो एडिनोसिन बन जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको पिछली डायग्राम में शो किया कि एडनीन और राइबोस ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एडिनोसिन। ठीक है, यहाँ पर आपने बेटे थोड़ा सा केयरफुल रहना है। मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा दोबारा से आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर शो करके ये टर्मिनोलॉजी क्लियर करता हूँ। सपोज करो कि ये राइबोस शुगर है और इस राइबोस शुगर के साथ यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस अटैच हुई है, दिस नाइट्रोजनस बेस इज एक्चुअली एडनीन। ठीक है, ये एडनीन टाइप की नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर अटैच हो रही है। तो वैसे तो हम जब पेंटोज और बेस कहते हैं तो ये न्यूक्लियोसाइड होता है, और अगर राइबोस और बेस कहें तो ये राइबोन्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस भी पॉइंट आउट कर दी कि एडनीन है और शुगर भी पॉइंट आउट कर दी कि ये राइबोस है, तो अब क्या नाम होगा, तो अब इसका नाम होगा एडिनोसिन। ये केयरफुल रहना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडनीन एंड एडिनोसिन? तो याद रखो कि एडनीन एक जस्ट नाइट्रोजनस बेस है, बट एडिनोसिन इज अ काइंड ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड। कीप इन योर माइंड, what is adenosine? It is a type of ribonucleoside. And what is its composition? Its composition is that it is composed of ribose plus adenine. Ribose और adenine का ये combination है adenosine. Is that clear? तो इसी तरह से आप देखिए, अगर यहाँ पर अभी इसके ऊपर गौर ना कीजिएगा, इसी तरह से बेटे यहाँ पर देखिए कि ग्वानीन अगर यहाँ पर इसके साथ आ जाए, एडेनिन के बजाय ग्वानीन, तो ग्वानीन प्लस राइबोस का कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, ग्वानोसिन। दिस इज अनदर टाइप ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड। इसी तरह से आप देखिए कि अगर साइटोसिन आ जाए तो इसका नाम साइटिडीन बन जाएगा, और यूएसएल आ जाए तो इसका नाम यूरिडीन बन जाएगा। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। ये चारों राइबोन्यूक्लियोसाइड्स हैं, और ये चारों क्या थी, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो अब आपको ये नाइट्रोजनस बेसिस और ये राइबोन्यूक्लियोसाइड्स में फ़र्क पहचानना चाहिए, एडेनिन और एडिनोसिन, ग्वानीन और ग्वानोसिन, साइटिडीन, साइटोसिन और साइटिडीन, और यूरेसिल और यूरेडीन। ठीक है, अब आइए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की तरफ। जैसे अभी मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि ये चीज़ मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर एडेनिन है तो एडेनिन प्लस राइबोस ये बन गया एडिनोसिन। तो इस एडिनोसिन के साथ यहाँ पर अगर एक फॉस्फेट अटैच होता है तो इसको कहेंगे हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP, AMP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह से ये दूसरा फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाता है, देन इट बिकम्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तीसरा फॉस्फेट अटैच हो जाता है, देन इट बिकम्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये इस तरह से देखो, ये तीनों दरअसल राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बने। दीज 3 आर एक्चुअली राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ना सिर्फ ये तीनों राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि एडेनिन कंटेनिंग हैं, बल्कि इसी तरह से आप ये ग्वानीन कंटेनिंग 3 किस्म के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऑब्जर्व करें। मैंने आपको ये शो किया था ना कि अभी एक न्यूक्लियोटाइड में एटलीस्ट एक फॉस्फेट और मैक्सिमम 3 फॉस्फेट हो सकते हैं। तो ये सिंगल फॉस्फेट वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये 2 फॉस्फेट्स के साथ और ये 3 फॉस्फेट के साथ। तो ये ग्वानीन कंटेनिंग, फिर ये साइटोसिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये यूरेसिल कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और इनकी एब्रीविएशंस आपने याद रखनी है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जैसे ये UTP स्टैंड्स फॉर, UTP स्टैंड्स फॉर, तो UTP स्टैंड्स फॉर आप इसमें क्या ऑप्शन पिक करेंगे, यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट, ये सही इसका कंप्लीट नेम होगा, या इसका सही नेम होगा यूरिडीन, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। Which one is true? या both of them are true about UTP?
तो एक्चुअली यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट इज करेक्ट टर्म, यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से कोई भी आपसे यहाँ से एब्रिविएशन लेकर उसका कंप्लीट नेम पूछा जा सकता है। आपने ये चीज़ें याद रखनी है, बुक के अंदर एक टेबल के अंदर ये चीज़ें मेंशन है। बिल्कुल इसी तरह बेटे जैसे हमने ये अभी आरएनए के मुतालिक ही सारा डिस्कशन किया है, बिल्कुल इसी तरह से अब हम डीएनए के मुतालिक ये डिस्कशन देखते हैं। इन केस ऑफ डीएनए जो शुगर मॉलिक्यूल होगा वो अब डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा, और उसके साथ अगर बेस कंबाइन हो तो ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और अगर इसके साथ फॉस्फेट भी आ जाए यानी डीऑक्सीराइबोज बेस और फॉस्फेट तो ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, और इसकी भी इसी तरह से आपको टाइप्स मिलेंगी। देखो अगर एडेनिन कंटेनिंग कोई डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड है तो वो डीऑक्सी एडिनोसिन होगा। इसको लिखा जाता है स्मॉल डी एडिनोसिन, लेकिन पढ़ा जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। इसी तरह से डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन, क्योंकि यहाँ पर यूरेसिल नहीं होगा, थाइमिन होगा तो उसके साथ ये बन जाएगा डीऑक्सी थाइमिडीन। अब आप जरा गौर कीजिए कि ये डीऑक्सी एडिनोसिन में और एडिनोसिन में क्या फ़र्क है। बहुत वाज़ेह फ़र्क है। ये राइबोन्यूक्लियोसाइड है, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड है। इसमें राइबोज और एडेनिन है, इसमें डीऑक्सी राइबोज और एडेनिन है। तो ये आपने केयरफुल रहना, इन टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना। बहुत आसान टर्म्स हैं, बस इनको ज़रा सा माइंड में रखिए, तो इंशाल्लाह यहाँ से जो एमसीक्यूज अराइज होंगे उनमें कोई मिस्टेक नहीं हो पाएगी, और यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक आइडियल पार्ट होता है एमसीक्यूज डिज़ाइन करने के लिए। एग्जामिनर बड़े शौक से यहाँ से एमसीक्यूज उठाते हैं, तो केयरफुली आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। बिल्कुल इसी तरह बेटे जैसे ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स हैं, तो इनके साथ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए एक फॉस्फेट अगर ऐड होगा तो ये डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बिल्कुल इसी तरह से ये डी जीएमपी, डी जीडीपी, तो ये सारी एब्रीविएशंस आपने यहाँ से याद रखनी है। जैसे मैंने यहाँ पर आपसे सवाल पूछा था, यहाँ से भी कोई इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। सो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अच्छी तरह से रिव्यू करें। तो ये थी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो आरएनए और डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के लिए यूज़ की जाती हैं। अब हम ज़रा बात करते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे आपस में कंडेंस होंगे और एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन कैसे फॉर्म होगी। तो देखिए एक्चुअली होता यह है कि मिसाल के तौर पर ये ग्रोइंग पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, यहाँ पर ऑलरेडी 2 न्यूक्लियोटाइड रिएक्ट कर चुके हैं और ये चेन एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाता हूँ। तो ये ग्रोइंग चेन है, तो इस ग्रोइंग चेन का जो 3 प्राइम एंड होता है, अब ये 3 प्राइम एंड कौन सा होता है, असल में जिस जगह पर फॉस्फेट ग्रुप है वो 5 प्राइम एंड है, और जिस साइड पर ये OH ग्रुप फ्री नज़र आ रहा है ये 3 प्राइम कार्बन के ऊपर, ये 3 प्राइम एंड कहलाएगा। तो बेटे ये जो 3 प्राइम एंड है ये असल में रिएक्टिव होता है, इसके साथ नया न्यूक्लियोटाइड रिएक्ट करता है, और वो नया न्यूक्लियोटाइड कौन सा होगा, एक्चुअली दैट न्यू न्यूक्लियोटाइड विल बी अ ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, यहाँ पर आपने ये केयरफुल होना है। अभी मैंने आपको जो ये 3 किस्म के न्यूक्लियोटाइड बताए थे ना, एक मोनोफॉस्फेट टाइप के न्यूक्लियोटाइड, एक डाइफॉस्फेट टाइप के न्यूक्लियोटाइड और एक ट्राइफॉस्फेट टाइप के न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो तीनों टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स थे, वो तीनों टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स में फ़र्क ये है कि असल में न्यूक्लियोटाइड फ्री स्टेट के अंदर 3 फॉस्फेट के साथ होते हैं, बट व्हेन दे आर कंडेंस्ड दे विल लूज देयर 2 टर्मिनल फॉस्फेट। ये दोनों टर्मिनल फॉस्फेट्स यहाँ से लूज हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ कंडेंसेशन, और इस तरह से जब ये एक चेन के अंदर अरेंज हो जाते हैं न्यूक्लियोटाइड, तब हर एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट आपको मिलेगा। लेकिन व्हेन द न्यूक्लियोटाइड्स आर इन फ्री स्टेट, उस वक्त एवरी न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 फॉस्फेट ग्रुप। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। अब देखो ये ग्रोइंग चेन, इसके साथ ये फ्री न्यूक्लियोटाइड रिएक्ट करने जा रहा है एट द 3 प्राइम एंड। तो इस न्यू न्यूक्लियोटाइड का जो कि प्रिकर्सर न्यूक्लियोटाइड है, विच इज़ एक्चुअली अ ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कह रहे हैं, जनरल नेम हम इसका ले रहे हैं। तो इस न्यूक्लियोटाइड के एडिशन के बाद देखो जैसे ये ऐड हुआ, तो इसके ऐड होने के बाद यहाँ पर एक बॉन्ड बना है, दैट इज़ कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और ये जो 2 टर्मिनल फॉस्फेट्स हैं वो यहाँ से लूज़ हो गए, वो अलग हो गए यहाँ से, और इस तरह से ये चेन फर्दर एक्सटेंड हो गई। असल में ये जो रिएक्शन आपने मुलाहिजा किया ना, इस रिएक्शन को कहते हैं कंडेंसेशन। इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और इस कंडेंसेशन को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस।
असल में ये एक स्पेशल टाइप की डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। वो कैसे? वो इस तरह से, देखो इसको डिटेल के साथ अगर हम मुलाहिजा करें तो ये आपको यूं दिखाई देगी। देखिए पहले स्टेप में आपके सामने ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये ग्रोइंग चेन का न्यूक्लियोटाइड है और इसका ये 3 प्राइम एंड आपके सामने हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ मौजूद है। अब ये एक नया फ्री न्यूक्लियोटाइड ये इसके साथ रिएक्ट करने जा रहा है। तो देखिए ये जो 5 प्राइम एंड के करीब फॉस्फेट ग्रुप होगा, वैसे टोटल 3 फॉस्फेट ग्रुप्स है ना, तो इसका टर्मिनल फॉस्फेट रिएक्ट नहीं करता। कीप इन योर माइंड द फॉस्फेट ग्रुप विच इज नियर टू द 5 प्राइम एंड ऑफ द फ्री न्यूक्लियोटाइड विल रिएक्ट विद द 3 प्राइम OH ग्रुप ऑफ द ग्रोइंग चेन। ये देखो ग्रोइंग चेन के 3 प्राइम OH ग्रुप के साथ ये कौन सा फॉस्फेट ग्रुप रिएक्ट कर रहा है, विच इज नियर टू द 5 प्राइम एंड ऑफ द फ्री न्यूक्लियोटाइड। और इन दोनों के रिएक्शन की सूरत में यहाँ पर होगा क्या कि ये दोनों यहाँ पर OH ग्रुप रिएक्ट करते हैं, तो इन दोनों के OH ग्रुप से यहाँ पर वाटर लिबरेट होगा। ठीक है, ये दोनों OH ग्रुप्स रिएक्ट करते हैं और इन दोनों के रिएक्ट करने से यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा। देखो ये वाटर एलिमिनेट हुआ और इस तरह से जैसे ही वाटर एलिमिनेट होता है द वाटर reacts with this bond to remove the 2 phosphate groups from each other। ठीक है, इस तरह से आप देखिए कि when these 2 OH groups interact with each other, तो इन दोनों के इंटरेक्शन से एक साइड से H और दूसरी साइड से OH निकलकर वाटर बनाएगा और वो वाटर फिर ये यहाँ पर ये टर्मिनल फॉस्फेट्स के ऊपर अटैक करेगा और इन टर्मिनल फॉस्फेट्स को लूज करवा देगा। इस तरह से जब ये वाटर स्किप हो जाएगा और ये दोनों न्यूक्लियोटाइड अब यहाँ पर जुड़ जाएंगे और एक नया बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा विच इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। व्हाई इट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? असल में ये 2 बॉन्ड्स हैं। एक बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पर ये बिटवीन कार्बन 3 प्राइम कार्बन और ये फॉस्फेट के दरमियान ये ऑलरेडी एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बना हुआ है और एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड ये 5 प्राइम कार्बन और इस फॉस्फेट के दरमियान बना है। तो ये 2 फॉस्फोईस्टर बॉन्ड होने की वजह से इसको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? ये 3 प्राइम कार्बन, बीच में आ गया ऑक्सीजन, फिर आ गया फॉस्फेट ग्रुप, फिर उसके बाद ऑक्सीजन और फिर कार्बन। लेकिन ये कौन सा कार्बन है? दिस इज 5 प्राइम कार्बन। तो आपने याद रखना है कि ये 5 प्राइम कार्बन ये अलग न्यूक्लियोटाइड का है, ये 3 प्राइम कार्बन अलग न्यूक्लियोटाइड का है और दरमियान में ये अरेंजमेंट है। क्योंकि ये मैं आपको इस वजह से पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि सम टाइम आपसे ये MCQ में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इस वजह से आपको केयरफुल होना चाहिए, ये असल रिप्रेजेंटेशन है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की। तो इस तरह से ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए ये न्यूक्लियोटाइड आपस में कंडेंस हो जाते हैं और ये 2 फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और इस तरह से ये चेन फर्दर आगे एक्सटेंड करती चली जाएगी। तो हमेशा याद रखिए कि ये चेन किस डायरेक्शन में ग्रो करती है। दिस चेन ऑलवेज ग्रोज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। क्या आप जानते हैं कि ये जब DNA के न्यूक्लियोटाइड इस तरह से कंडेंस हो रहे होंगे तो उस वक्त ये जो प्रोसेस होगा इस कंडेंसेशन का, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाएगा? द प्रोसेस इन विच DNA न्यूक्लियोटाइड्स आर कंडेंस्ड, दैट प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड DNA रेप्लिकेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? DNA रेप्लिकेशन। और अगर ये RNA के न्यूक्लियोटाइड्स होते, अगर वो यहाँ पर इसी तरह से कंडेंस हो रहे होते तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो आपने ये दोनों टर्म्स याद रखनी है। द प्रोसेस इन विच DNA न्यूक्लियोटाइड्स आर कंडेंस्ड is known as DNA replication and the process in which RNA nucleotides are condensed is known as transcription। अच्छा जी, तो ये इस तरह से आपने देखा कि एक न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होगा, डाई न्यूक्लियोटाइड, दूसरे के साथ तीसरा ट्राई न्यूक्लियोटाइड, एंड इन दिस वे अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड। तो DNA इज एक्चुअली अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये तो इनकी केमिकल नेचर हो गई यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आपको इससे पहले कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA और RNA बताएं, यहाँ पर आपको ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसको आइडेंटिफाई करना है। अगरचे अभी जो मैंने आपको डायग्राम यूज़ की थी समझाने के लिए वो इसी मॉलिक्यूल की डायग्राम थी, ये आप देख रहे हैं आपके सामने। दिस इज एक्चुअली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो आज से पहले आपने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को इस तरह से सुना होगा कि ATP कोई मॉलिक्यूल है। तो एक्चुअली ATP ये क्या चीज़ है? ATP एक्चुअली ये कौन से कंपाउंड्स के ग्रुप से बिलोंग करता है? अगर आपसे पूछा जाए कि ATP बिलोंग्स टू
कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करता है या प्रोटीन से बिलोंग करता है या लिपिड से या न्यूक्लिक एसिड से. सो इट बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो एटीपी एक्चुअली बिलोंग्स टू द न्यूक्लिक एसिड ग्रुप. और दूसरी बात इसके मुतालिक अगर आपसे पूछी जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की केमिकल नेचर के बारे में आप क्या जानते हैं? एक ऑप्शन आपको अगर दिया जाए कि इट इज़ अ मोनोन्यूक्लियोटाइड, इट इज़ अ मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है. या फिर दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाता है इट इज़ अ डाई न्यूक्लियोटाइड. तीसरा ऑप्शन आपको दिया जाता है इट इज़ अ ट्राई न्यूक्लियोटाइड. और चौथा ऑप्शन आपको दिया जाता है कि इट इज़ अ पॉली न्यूक्लियोटाइड. और पांचवा ऑप्शन आपको दिया जाता है, पांचवा ऑप्शन जो कि मोस्ट फेमिलियर ऑप्शन है, यानी नन ऑफ देम, नन ऑफ देम. तो बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर ट्रू होगा कि विच वन इज करेक्ट अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट? इनमें से कौन सी टर्म केमिकल नेचर ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ रेलेवेंट है? तो यहाँ पर आप यकीन करें ज़्यादातर बच्चे जो आंसर पिक करते हैं, क्योंकि ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नेम है ना, तो वो फौरन ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड वाली टर्म को पिक करते हैं. दिस इज रॉन्ग आंसर, केयरफुल रहिए. ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड नहीं है बेटा, ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है. दिस इज एक्चुअली अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ऑल्दो इट कंटेन्स 3 फॉस्फेट ग्रुप, बट एक्चुअली दिस इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड. ट्राई न्यूक्लियोटाइड पता है क्या होता है? जैसे अभी मैंने आपको शो किया था कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कंबाइन हो गया, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इस तरह से 3 न्यूक्लियोटाइड जब कंबाइन हो जाएंगे तो वो जो मॉलिक्यूल बनेगा, दैट मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एज अ ट्राई न्यूक्लियोटाइड. देखो ये इस तरह से ट्राई न्यूक्लियोटाइड होता है. सो दिस इज नॉट अ ट्राई न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड. वो अलग बात है कि इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, तो ये अक्सर मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर, तो केयरफुल रहिएगा. ठीक है बच्चों, तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप जानते हैं कि ये मॉलिक्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है हमारी बॉडीज़ के अंदर. इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? एक्चुअली दिस मॉलिक्यूल इज रेफर टू एज एनर्जी करेंसी इन अवर बॉडी. ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, यानी जैसे हम करेंसी नोट खर्च करके कोई भी चीज़ परचेज कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म होनी है और उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, सो फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट एक्टिविटी ATP विल बी हाइड्रोलाइज देयर. तो ATP को आप खर्च करके कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. देयरफॉर ATP इज सपोज्ड टू बी एनर्जी करेंसी इन अवर बॉडी. ठीक है बच्चों, तो ये ATP को आपने याद रखना है. एक और चीज़ यहाँ पर याद रखने वाली है, ये एक फ्री डाइन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये कुछ फ्री डाइन्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनको भी याद रखना है. जैसे ATP एक फ्री न्यूक्लियोटाइड था जो कि न्यूक्लिक एसिड्स के अलावा और फंक्शंस में भी इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल इसी तरह से ये कुछ फ्री डाइन्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि अलग से कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं. इनमें देखिए एक है NAD और एक है NADP. ये डाइन्यूक्लियोटाइड है. पूरा नाम क्या है इनका? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. और इसी तरह से निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. तो इसमें आप देखिए कि स्ट्रक्चर कैसा है. ये दरअसल थोड़े से स्पेशल टाइप के डाइन्यूक्लियोटाइड्स हैं. इन डाइन्यूक्लियोटाइड्स में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है वो बिटवीन शुगर और फॉस्फेट नहीं बन रहा, बल्कि दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के फॉस्फेट ग्रुप आपस में लिंक हो रहे हैं. एक तो ये स्पेसिफिकेशन याद रखिए. दूसरा आप याद रखिए कि इनमें ये राइबोज शुगर मौजूद है. दिस इज अगेन राइबोज शुगर, दोनों राइबोज शुगर्स हैं. और जबकि आपको यहाँ पर एक ख़ास किस्म की नाइट्रोजनस बेस नज़र आ रही है, वो है निकोटिनामाइड. दिस इज एक्चुअली निकोटिनामाइड. जबकि दूसरे न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन टाइप की नाइट्रोजनस बेस है. एक तरफ एडेनिन है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड में निकोटिनामाइड. और अब देखिए ये जो डाइन्यूक्लियोटाइड है, इस डाइन्यूक्लियोटाइड में जब हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो ये रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा, जिसको NADH कहा जाता है. तो ये रिड्यूस फॉर्म, और जब ये रिड्यूस फॉर्म दोबारा ऑक्सीडाइज होगी तो फिर ये ऑक्सीडाइज स्टेट में आपको ये इस तरह से नजर आएगा. तो आमतौर पर हम इसको रिड्यूस्ड NAD कहते हैं और इसको ऑक्सीडाइज NAD कहते हैं. ठीक है, तो ये फ्री डाइन्यूक्लियोटाइड, इनका रोल क्या होता है? अच्छा, यहाँ पर आपको NADP का भी बताते चलें कि इन केस ऑफ NADP एक अलहदा से फॉस्फेट ग्रुप ये इस पोजीशन पर मौजूद होगा. ये जो आपको पोजीशन बताइए, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप के यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप के बजाय यहाँ पर एक अदद फॉस्फेट ग्रुप अगर लगा दिया जाए तो ऐसी सूरत में ये NADP बन जाएगा.
और अगर ये फॉस्फेट ग्रुप ना हो तो ये जस्ट NAD है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे इनके बारे में आपने ये याद रखना है कि NAD और NADP बोथ आर रिड्यूस्ड, बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों दरअसल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जिस मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करेंगे उस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन गेन करके उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे। जैसे आपको ये नजर आ रहा है कि रिड्यूस फॉर्म इनकी ये बन रही है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर कैसे एक्ट करते हैं? दे एक्ट एज कोएंजाइम। ये एंजाइम्स के साथ एज कोएंजाइम वर्क करेंगे और इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करेंगे। ठीक होगी बात? अच्छा, यहाँ पर बेटे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह के भी पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हाउ मेनी फॉस्फेट ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन NAD, तो आपने सोचना है फॉस्फेट ग्रुप कितने होंगे NAD में। तो NAD में बेटे एक फॉस्फेट तो ये रहा, एक फॉस्फेट ये रहा, तो NAD में 2 फॉस्फेट है। बट NADP में कितने हैं? तो 1 2 और तीसरा फॉस्फेट ये रहा 3। और ATP में कितने फॉस्फेट हैं? उसमें भी 3। AMP में कितने हैं? 1। तो इस तरह से नंबर ऑफ फॉस्फेट्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से भी आपने इसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है बच्चों, तो ये केमिकल नेचर तक यहाँ पर हमने कवर किया है। थोड़ा सा आपने अभी हौसला करना है, हमने ये टॉपिक कंप्लीट करके छोड़ना है और आज ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, तो उसके बाद आगे देखिए, आगे हम इसका फिजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हम DNA के बारे में बात करेंगे। तो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA विच इज़ आल्सो कॉल्ड डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA या वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। तो इसमें देखो ये इनिशियली कुछ बुनियादी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड की थी DNA के फिजिकल स्ट्रक्चर के मुतालिक एरविन शरगाफ ने, रोजालाइन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने। तो ये लोग, इन लोगों ने कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की थी अबाउट DNA और विद द हेल्प ऑफ दोज इनिशियल इंफॉर्मेशन फाइनली द स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज प्रपोज्ड बाय 2 अदर साइंटिस्ट नोन एज J.D. वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो इस तरह से टोटल कोई 5 डिफरेंट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन कंसिडर किया जाता है इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस डबल हेलिकल मॉडल। इनिशियल इंफॉर्मेशंस जो कि इन लोगों ने प्रोवाइड की थी वो क्या थी? तो एक्चुअली इसमें एरविन शरगाफ प्रपोज्ड प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन द DNA। तो वो नाइट्रोजनस बेसिस का जो प्रोपोर्शन एरविन शरगाफ ने प्रपोज किया था उसे कहते हैं शरगाफ्स रूल। वो शरगाफ्स रूल क्या स्टेट करता है? अकॉर्डिंग टू शरगाफ्स रूल, द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन एंड अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। यानी इसने डिफरेंट सोर्सेज से DNA कलेक्ट किए और हर एक DNA में जब नाइट्रोजनस बेसिस के प्रोपोर्शंस को आइडेंटिफाई किया तो ये बड़ा सरप्राइज हुआ कि किसी भी DNA के अंदर, जैसे एक स्पीशी से DNA कलेक्ट किया, उसका DNA जब उसने एनालाइज किया तो जो अमाउंट एडेनिन का था वही उसके अंदर थाइमिन का अमाउंट भी था, जो उस DNA के अंदर ग्वानिन का अमाउंट था सेम टू सेम वही साइटोसिन का अमाउंट भी था। दूसरी स्पीशीज से DNA कलेक्ट किया, वहाँ पर भी उसने जो एडेनिन का अमाउंट ऑब्जर्व किया वही थाइमिन का और जो ग्वानिन का वही साइटोसिन का। स्पीशी टू स्पीशी एडेनिन का अमाउंट वेरी करता है कि एक स्पीशी में एडेनिन का अमाउंट कुछ होगा तो किसी दूसरी स्पीशी में एडेनिन का अमाउंट कुछ और होगा। ठीक है, इसके हवाले से हम यहाँ पर कुछ नहीं कह रहे, बट इन एनी सर्टेन स्पीशी whatever is the amount of adenine exactly same is the amount of thymine, or whatever is the amount of guanine exactly same is the amount of cytosine। और in other words अगर आप एडेनिन और ग्वानिन को कलेक्टिवली ऑब्जर्व करें तो ये प्यूरिन्स हैं, और अगर थाइमिन और साइटोसिन को कलेक्टिवली ऑब्जर्व करें तो ये दोनों दरअसल पायरिमिडीन्स हैं। तो इट मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ टोटल प्यूरिन्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ टोटल पायरिमिडीन्स। इसको आप इस तरह से देखिए कि देखो परसेंटेज ऑफ एडेनिन ये परसेंटेज ऑफ थाइमिन के इक्विवेलेंट होगी और परसेंटेज ऑफ ग्वानिन ये परसेंटेज ऑफ साइटोसिन के इक्विवेलेंट होगी। या जैसे मैंने दूसरे लफ्जों में क्या कहा कि एडेनिन प्लस ग्वानिन जिसको हम कलेक्टिवली प्यूरिन्स कहेंगे, द परसेंटेज ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ द पायरिमिडीन। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि प्यूरिन टू पायरिमिडीन क्या रेशो पाया जाता है तो यू हैव टू से दैट 1:1, यानी 50% प्यूरिन्स हैं किसी DNA के अंदर और 50% पायरिमिडीन्स हैं। तो ये प्यूरिन टू पायरिमिडीन रेशो आपको 1:1 मिलेगा। ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। इस चीज़ को कहते हैं शरगाफ्स रूल। तो ये शरगाफ्स रूल ये एरविन शरगाफ का कंट्रीब्यूशन था और इस चीज़ से
क्या चीज़ ऑब्जर्व की थी, यानी जेडी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया, तो उसमें इस इंफॉर्मेशन से उन्होंने क्या चीज़ कंक्लूड की, इससे उन्होंने जो चीज़ कंक्लूड की वो ये थी कि डीएनए के अंदर जहाँ पर एडेनिन होगा वहाँ पर उसके अपोजिट थाइमीन होगा, और डीएनए में जहाँ पर साइटोसिन होगा तो अपोजिट ग्वानिन होगा। अगर एक तरफ एडेनिन है तो अपोजिट थाइमीन है। तो ये चीज़ इन्होंने कंक्लूड की थी इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर। ओके, अच्छा, अब देखो ये शरगाफ्स रूल की बुनियाद पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपसे कहा जाता है कि इफ़ द डीएनए इज मेड अप ऑफ 15% एडेनिन, 15% of the nitrogenous bases in certain DNA is adenine, then figure out the amount of other nitrogenous bases. आप बाकी नाइट्रोजनस बेसिस का अमाउंट बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। देखो, आपको पता है कि एडेनिन थाइमीन के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है कि अगर एडेनिन 15% है तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पर थाइमीन भी 15% होगा। ठीक है भाई, एडेनिन अगर 15% है तो थाइमीन विल आल्सो भी 15%। तो इस तरह से आप देखिए कि 15 और 15 इसको हम G+C में से माइनस करेंगे, या इन अदर वर्ड्स ये आप समझ लें एडेनिन, ये थाइमीन, तो एडेनिन का अमाउंट, थाइमीन का अमाउंट, इनको समअप करें और प्लस ये G और प्लस C, तो इन सब को समअप करें तो ये 100 होना चाहिए। तो अगर ये 100 होना चाहिए तो आप ये 15 को इधर ले जाएं और इस 15 को भी इधर ले जाएं, तो ऐसी सूरत में ये 100 में से ये 15 माइनस हो जाएगा, ये 15 माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से ये G+C का अमाउंट निकल आएगा। यानी अगर 100 में से ये 15 माइनस और ये 15 माइनस हो तो इसका मतलब है कि 100 में से 30 माइनस होगा। तो इस तरह से G+C का अमाउंट कितना निकल आया? 70। यानी आपके पास G+C 70% होंगे। तो अगर आपके पास G+C 70% है और आप जानते हैं कि G यानी ग्वानिन इज इक्वल टू द साइटोसिन, तो इसका मतलब है कि फिर इस 70 का हाफ ग्वानिन होगा और हाफ ही इसमें साइटोसिन होगा। तो इस तरह से आप देखिए कि ग्वानिन 35% और साइटोसिन विल आल्सो भी 35%। सो देयरफॉर एडेनिन 15, थाइमीन 15, ग्वानिन 35 और साइटोसिन 35। तो इन दिस वे वी कैन कंक्लूड ऑल द प्रोपोर्शंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। ये बेटा हमने ये जो एक्टिविटी सॉल्व की है ना, ये शरगाफ्स रूल के अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व की है। एंड कीप इन योर माइंड दिस शरगाफ्स रूल इज ओनली एप्लीकेबल टू द डीएनए, ये आरएनए पर एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा बच्चों, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आरएनए के मुतालिक पूछा जाए तो आप आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि आरएनए में ये शरगाफ्स रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो आपने केयरफुल रहना है कि अगर किसी क्वेश्चन में आरएनए के बारे में इस तरह की बात हो रही होगी तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकेंगे, उसमें लाजमी तौर पर कोई नन ऑफ देम आंसर ज़रूर दिया होगा, उसको आपने पिक करना है। तो केयरफुल रहना, इस तरह के एमसीक्यूज़ आपको प्रैक्टिस टेस्ट में मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था एरविन शरगाफ का कंट्रीब्यूशन। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस, इन लोगों का भी एक कंट्रीब्यूशन था, और वो कंट्रीब्यूशन क्या था? एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस ऑफ डीएनए। तो ये रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस, इन लोगों ने जब ये एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस किया, ये एक फिजिकल टेक्निक होती है, फिजिक्स में आप ज़्यादा डिटेल से इसके मुतालिक पढ़ते हैं। बुनियादी तौर पर ये टेक्निक मुख्तलिफ केमिकल्स के स्ट्रक्चर्स को वर्कआउट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसमें देखिए कि जैसे ये डीएनए को क्रिस्टलाइज करके उसको जब एक्सरेज के सामने एक्सपोज किया गया, और जब एक्सरेज इसमें से पास हुई तो उन एक्सरेज का इमेज एक फोटोग्राफिक फिल्म पर रिकॉर्ड किया गया, और उस इमेज को जब एनालाइज किया तो रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने इस इमेज को एनालाइज करके जो इंफॉर्मेशन कंक्लूड की वो ये थी कि इनके ख्याल में डीएनए डुप्लेक्स मॉलिक्यूल है, डबल हेलिकल है। दूसरी बात इन्होंने कंक्लूड की कि विड्थ ऑफ द डुप्लेक्स, क्योंकि ये जो इसकी विड्थ यहाँ पर महसूस हो रही है वो विड्थ इसकी 2 नैनोमीटर है, और इसी तरह से इसके अंदर चूँकि वो हेलिक्स बना हुआ, टर्न्स बने हुए हैं, तो लेंथ ऑफ ईच टर्न उन्होंने मेजर की इन इमेजेस को एनालाइज करने के बाद कि ईच टर्न हैज़ 3.4 नैनोमीटर लेंथ। सो दीज 3 बेसिक इंफॉर्मेशंस वर प्रोवाइडेड बाय फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ड्यूरिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस ऑफ डीएनए। और इससे पहले एरविन शरगाफ ने वो शरगाफ्स रूल वर्कआउट किया था। तो इस तरह से ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है। अच्छा, यहाँ पर एक और भी इंफॉर्मेशन याद रखिए, फ्रैंकलिन और विल्किंस के वर्क से ये भी पता चला कि देयर आर 10 न्यूक्लियोटाइड्स इन ईच
एक टर्न के अंदर जो कि 3.4 नैनोमीटर का एक टर्न है, उसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन इंफॉर्मेशंस की बेसिस के ऊपर वाटसन और क्रिक ने जो यहाँ पर फिजिकल मॉडल प्रपोज किया, उसकी प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से थी। अकॉर्डिंग टू द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए इज डुप्लेक्स और डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल, जो कि ऑलरेडी विल्किंस और फ्रैंकलिन ने प्रपोज कर दिया था। तो उन्होंने उसी चीज़ को फर्दर इस तरह से यूटिलाइज किया उस इंफॉर्मेशन को कि सिंस इट इज़ अ डुप्लेक्स मॉलिक्यूल देन इट मस्ट बी द मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के अंदर इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स प्रेजेंट हैं और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स डबल हेलिक्स फॉर्म कर रही हैं। जैसे आप देखिए, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपको ये नजर आ रही है और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये नजर आ रही है इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। तो ये डुप्लेक्स मॉलिक्यूल है और आपको ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। यानी दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये प्रपोज किया गया कि बोथ द चेन्स आर अटैच्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द बेसेस, और इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए बेस पेयर्स फॉर्म करते हैं। तो ये बेस पेयर्स का आइडिया कैसे पता चला? असल में देखो कि ये जो टर्न्स की लेंथ है ना, वो कांस्टेंट आ रही है। हर टर्न 3.4 नैनोमीटर का है। अगर ये टर्न्स की लेंथ कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि दोनों चेन्स लाजमी तौर पर जुड़ी हुई हैं। अगर ये जुड़ी हुई ना होती तो कभी तो डीएनए सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में मिलता, कभी डबल स्ट्रैंडेड मिलता, और कभी टर्न की लेंथ कुछ होती और कभी कुछ होती। तो ये जो कांस्टेंट लेंथ है टर्न्स की, ये इंडिकेट कर रही है कि डीएनए की दोनों चेन्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और अगर ये लिंक्ड हैं तो फिर वो कौन सी चीज़ है जो इनको लिंक करती है? वो लाजमी तौर पर ये बेस पेयर्स हैं। ओके, फिर तीसरा पॉइंट उन्होंने जो प्रपोज किया वो ये था कि द बेस पेयर्स आर वेरी स्पेसिफिक। जैसे वो शर्गास रूल में बताया था कि एडेनिन एंड थाइमीन आर पेयर अप विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये स्पेसिसिटी ऑफ बेस पेयरिंग शर्गास रूल की बुनियाद पर वर्कआउट की है। और ग्वानिन एंड साइटोसिन आर पेयर अप विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से ये बेस पेयरिंग की स्पेसिसिटी भी वाटसन और क्रिक ने प्रपोज की ऑन द बेसिस ऑफ शर्गास रूल। एंड बोथ चेन्स आर एंटी पैरेलल। और देखो, ये दोनों चेन्स का एंटी पैरेलल होने का आइडिया कैसे उनको मिला? ये इस तरह से मिला कि इफ बोथ चेन्स आर अटैच्ड टुगेदर एंड दे विल फॉर्म बेस पेयर्स विद ईच अदर। और ये बेस पेयरिंग उसी सूरत पॉसिबल होगी कि अगर एक चेन की डायरेक्शन यूं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डाउनवर्ड हो और दूसरे चेन की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम अपवर्ड हो। अगर दोनों की डायरेक्शन यूं सेम हो तो ऐसी सूरत में दोनों की जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगी वो एक ही साइड पर होंगी और उनके दरमियान फिर पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से इनकी डायरेक्शन यूं अपोजिट होनी चाहिए। तो ये इस वजह से ये एंटी पैरेलल है। एंड बोथ चेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों चेन्स एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी आपको एक चेन के अंदर जो सीक्वेंस मिल रहा है उसके एग्जैक्टली दूसरी चेन के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा। यानी अगर एक तरफ सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस है तो अपोजिट डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस होगी। अगर इधर डबल रिंग है तो उधर सिंगल रिंग। कोई डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस इकट्ठी नहीं होंगी, कोई सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस इकट्ठी नहीं होंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये डीएनए का जो फिजिकल स्ट्रक्चर था ये प्रपोज किया गया। यहाँ पर बच्चों बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन पे ज़रा तवज्जो करनी है आपने। वो कैसे? मिसाल के तौर पर आपको यहाँ बताया है कि एक टर्न की लेंथ 3.4 नैनोमीटर है और एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि 2 बेस पेयर्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? अगर आप 3.4 को 10 से डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 0.34 नैनोमीटर। तो आप ये इंफॉर्मेशन माइंड में प्रिजर्व कर लें। वो क्या? लेंथ ऑफ टर्न, नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स। तो आपसे अगर मैं सवाल पूछता हूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डीएनए व्हिच कंप्राइजेज 100 टर्न्स, अगर 100 टर्न्स हैं तो उसकी लेंथ कितनी होगी? आपको पता है एक टर्न की लेंथ 3.4 है तो 100 टर्न्स की लेंथ कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 3.4, तो आंसर आ जाएगा 340। आपसे यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन सच अ डीएनए व्हिच कंप्राइजेज 100 टर्न्स। तो एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स हैं, तो अगर 100 टर्न्स मौजूद है तो 100 इंटू 10, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1000। तो 1000 बेस पेयर्स विल बी देयर। और इसी तरह से ये क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर में भी पूछे जा सकते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं, इन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। इन सारी बातों को आपने याद रखना है। अच्छा, तो उसके बाद देखिए ये जो डीएनए ये हमारा हेरिडिटी मटेरियल है। अभी आगे चलकर
वैसे वो जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का पार्ट है वो इस साल के अब सिलेबस में जो अभी रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया है उसमें उन्होंने स्किप कर दिया है। बहरहाल ये आपने इनका जो हेरिडिटरी रोल है वो याद रखना है कि डीएनए ये हेरिडिटरी मटेरियल है और ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, लेकिन ये अपनी इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए यहाँ से लिबरेट करेगा। वो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के ऊपर आकर ट्रांसलेट होगा और उसके मुताबिक फिर स्पेसिफिक प्रोटीन्स फॉर्म होती हैं। तो इस तरह से डीएनए एक्ट एज हेरिडिटरी मटेरियल, और डीएनए के जो स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं ना, स्पेसिफिक सेगमेंट्स विच कंप्राइजेज इंफॉर्मेशन फॉर वन पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड, दोज स्पेसिफिक सेगमेंट्स आर कॉल्ड जीन्स। तो ये इस तरह से जीन्स का कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हम आगे ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं आरएनए की टाइप्स को। आरएनए की केमिकल नेचर हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आरएनए एक्चुअली 3 डिफरेंट टाइप्स में एग्जिस्ट करते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए actually the RNA which conveys the message of the DNA to ribosome for protein synthesis, ये messenger RNA, whereas the ribosomal RNA is the part of ribosome, it forms the ribosome, it provides a platform for protein synthesis। और on the other hand ट्रांसफर RNA ये एक्चुअली पुलिसमैन का रोल प्ले करता है। राइबोसोम की सरफेस पर जो अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड होगा तो ये ट्रांसफर आरएनए वो अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म से पिक करके राइबोसोम की सरफेस के ऊपर ड्रॉप करेगा। देयरफॉर इट इज सेज दैट they pick and transfer the amino acid from cytoplasm to the ribosome for protein synthesis. So it means that all the 3 types of RNA participate in protein synthesis in different way. Okay? इसके अलावा ये तो इनका फंक्शन हो गया। मैसेंजर आरएनए ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है स्ट्रिक्टली, बट राइबोसोमल आरएनए वैसे तो ये ओरिजिनली सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, लेकिन ये एक सेकेंडरी डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म शो करेगा, यानी इसमें किसी जगह पर यूं इस तरह से पेयरिंग होने के बाद यूं डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म आपको दिखाई देगी, बट एक्चुअली दिस इज ऑल्सो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। On the other hand, transfer RNA, this is also a single stranded molecule, but it also shows a secondary double stranded structure, यानी अभी हम इसको डिटेल से आगे देखेंगे। ये इस तरह से कुछ ये लूप्स फॉर्म होती हुई आपको यहाँ पे नजर आएंगी। तो ये इस तरह का एक सेकेंडरी डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ये भी शो करेगा, बट मैसेंजर RNA प्योरली सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। अच्छा, मैसेंजर RNA वेरिएबल साइज के होते हैं और इनका साइज डिपेंड करता है आइदर साइज ऑफ जीन के ऊपर। अगर किसी लॉन्गर जीन का ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो ये लॉन्गर साइज के होंगे, अगर ये शॉर्टर जीन का मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो शॉर्टर साइज के होंगे। और दूसरी तरफ इनका साइज पॉलीपेप्टाइड के साइज पे भी डिपेंड करता है, अगर किसी लॉन्गर पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं तो ये लॉन्गर साइज के होंगे, और शॉर्टर पॉलीपेप्टाइड का ये मैसेज लेकर आए तो ये शॉर्टर साइज के होंगे। मैं अभी आपको ये रिलेशन बताता हूँ इन दोनों के साथ, इसका रिलेशन क्या है। बहरहाल राइबोसोमल आरएनए आप याद रखिए ये लार्जेस्ट साइज के आरएनए बाकी तमाम आरएनए के अंदर, ठीक है। और इसी तरह से जो ट्रांसफर आरएनए होता है ये बहुत ही शॉर्ट साइज का आरएनए, इट कंसिस्ट ऑफ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड जस्ट, और इसी वजह से ये सॉलेबल होता है साइटोप्लाज्म में, इसको समटाइम्स सॉलेबल आरएनए भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो साइज ऑफ जीन और साइज ऑफ पॉलीपेप्टाइड के साथ रिलेशनशिप है एमआरएनए की, इसको ज़रा देख लें। देखो ये जो एमआरएनए जो कि इस तरह ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए पैदा हुआ, वैसे आप याद रखिए कि ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए भी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के ज़रिए ही प्रोड्यूस होंगे। बहरहाल हम यहाँ पर मैसेंजर आरएनए की बात कर रहे हैं। तो अगर ये सपोज करो ये जीन के साथ इसका साइज हम रिलेट कर दें तो वॉट एवर इज द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन द डीएनए या जीन के अंदर जितने भी बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेस पेयर्स की तादाद है, सपोज किया इफ देयर आर 100 बेस पेयर्स, ठीक है, यहाँ पर 100 बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, सपोज यहाँ पर 300 बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, इसके अंदर 300 बेस पेयर, तो एग्जैक्टली सेम विल बी द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए। यहाँ पर 300 अप्रोक्सीमेटली 300 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, 300 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे इन द एमआरएनए। तो यहाँ पर रिलेशनशिप क्या होगा, बेस पेयर्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड 1:1, ये आपने याद रखना है। ये जनरल बात हो रही है, स्पेसिफिकली बात की जाएगी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के वाले से तो डिफरेंस आएगा, हम उस डिफरेंस के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में भी जनरली बात हो रही होती है। तो यहाँ पर अगर जनरली बात की जाए तो वट एवर इज द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन द डीएनए, एग्जैक्टली सेम विल बी द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए। और इसी तरह से आपसे अगर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड के साथ इसका रिलेशनशिप पूछा जाए तो यहाँ पर जो भी बेस पेयर्स
यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड mRNA के अंदर मौजूद होंगे उसके मुकाबले में 3 टाइम्स लेस आपको नंबर ऑफ अमाइनो एसिड मिलेंगे, बिकॉज mRNA के अंदर एवरी 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो कि एक ट्रिपलेट की शक्ल में होते हैं विच इज कॉल्ड कोडॉन, ये एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा होता है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर 300 न्यूक्लियोटाइड हैं तो इसका मतलब है कि 100 कोडॉन्स आर देयर, तो यहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स की तादाद होगी वो 100 होगी। तो 100 अमाइनो एसिड्स विल बी प्रेजेंट इन द चेन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। ओके, तो ये आपने रिलेशनशिप याद रखना है। यहाँ पर रिलेशनशिप आपको क्या नज़र आ रही है, यहाँ पर रिलेशनशिप 3:1 नज़र आ रही है, और यहाँ पर रिलेशनशिप की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे ये 3:3 या 1:1 आपको मिलेगी। ओके, तो इस तरह से ये रिलेशनशिप्स हैं इनकी। जी, तो ये आरएनए की टाइप्स हमने कवर कर ली। अब आखिर में आपको ये ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ये याद रखना है। ट्रांसफ़र आरएनए इस तरह से आपको 3 डायमेंशनल शेप आपको ये इस तरह की दिखाई देगी, बट इसकी 2 डायमेंशनल शेप ये ऐसी है, और डायग्राम के अंदर हम ये इसकी इस तरह की एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे होते हैं। और ट्रांसफ़र आरएनए के लोअर लूप के ऊपर आपको एंटी कोडान मिलेगा। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोडान्स मैसेंजर आरएनए में मौजूद होता है और एंटी कोडान्स आपको ट्रांसफ़र आरएनए में मिलते हैं। ठीक है जी बच्चों, आखिर में ये छोटा सा एक टॉपिक है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स एक्चुअली जब 2 डिफरेंट कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो इनकी कम्बिनेशन से बनने वाले मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन कंबाइन टुगेदर टू ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड कंबाइन टुगेदर टू ग्लाइकोलिपिड्स, और इसी तरह से लिपिड एंड प्रोटीन कंबाइन टुगेदर टू लिपोप्रोटीन, एंड सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन। तो बॉडी के अंदर इस तरह कई ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, और हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ऑल दीज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसके साथ हमारा ये जो यूनिट नंबर 2 था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ये भी कंप्लीट हुआ। अगरचे अभी जो नया सिलेबस इन्होंने लॉन्च किया है उसके अंदर बायोमॉलिक्यूल्स का जो सीरियल नंबर है सिलेबस के अंदर वो यूनिट नंबर 2 नहीं, कहीं आगे पीछे कर दिया उन्होंने। तो हम अभी उसी सीक्वेंस के साथ चलेंगे जिस सीक्वेंस के साथ ये टॉपिक बुक के अंदर मौजूद हैं। अगरचे इन्होंने टॉपिक्स को जो अभी करंट सिलेबस उसमें आगे पीछे कर दिया है, लेकिन हम उसी सीक्वेंस के साथ इसको लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम यूनिट स्टार्ट करेंगे एंजाइम। तो अगले लेक्चर में फिर एंजाइम के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.